ए वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये देख रहे हो वीडियो। ओके, सो आई होप सो कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है एंड मेक श्योर कि जो सितंबर विंडो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए आप एकदम तैयार हो। आपने सारे जो टॉपिक है हमारे सीएमए पार्ट वन के वो सारे रिवाइज कर लिए हैं, जितने भी मॉक है वो आपने दे दिए हैं और एक कॉन्फिडेंस फील करे हो कि इस बार 400 पार, राइट। तो हमें भी यहाँ पे 400 पार से ऊपर जाना है और जो गलतियाँ पहले हुई है स्टडी के टाइम वो गलतियाँ अब इस बार ना हो। आराम से तैयारी करो, अच्छे से करो। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं हमारे पास, अब बहुत कम है। सो इस तरीके से स्टडी करो कि पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलो। सो देखो, सीएमए पार्ट जो पार्ट वन है, और कहने का मतलब ये हो गया कि सीए करिकुलम जो 2024 है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। इतना कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ही उन्होंने कम चेंजेस करे हैं और जो चेंजेस करे हैं वो स्टूडेंट के फेवर में करे हैं। स्टूडेंट के फेवर में मतलब कि जो टॉपिक, ऐसे टॉपिक है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले थे, जो स्टूडेंट आगे सी में पार्ट टू में भी पढ़ते हैं या कहीं दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वहाँ पर भी पढ़ते हैं, और उसकी कैलकुलेशंस भी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशंस डिपेंड रहता है, एनालिसिस नहीं रहता है। तो उन्होंने क्या किया, वो हटाई दिए कि हम सीएमए को एक एनालिसिस और नॉलेजेबल करिकुलम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ रट के जाए या मगपिंग करके जाए और बस वहाँ यदि भूल गया तो दिक्कत हो जाए। तो ऐसे टॉपिक उन्होंने हटाए हैं। बाकी कुछ नया ऐड नहीं करा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा एक यूनिक ही चैप्टर ऐड कर दिया या यूनिक टॉपिक ही ऐड कर दिया जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम एग्ज़ाम में कैसे अटेंड करेंगे। बहुत आराम से अटेंड करोगे। जो आपने अभी तक कवर करा है 2023 वाला सिलेबस, वही सिलेबस है। वो बस ये है कि जो पहले 2023 में आपने जो करा था, जो सिलेबस कर रहे हो अभी, और वो 100% करा है, तो सिर्फ ये है कि उस 100% में से 3-4% उन्होंने कम ही करा है ना, एड ऑन नहीं करा है। बट कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करी। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब कि कुछ नोट्स दिए उन्होंने एंड कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करे हैं, या किसी टॉपिक जो वो चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इनको नॉलेज और हो एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे उन्होंने ऐड ऑन करा है। और वो हम आज कवर करेंगे सारा अमेंडमेंट। ठीक है, जितने भी हमारे सीएमए में सेक्शन ए से लेके एफ तक जो भी अमेंडमेंट हुए वो सारे देखेंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ मुझे जितने भी स्टूडेंट्स ने भेजे हैं कि ये कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ, तो वन बाय वन वो टॉपिक हम करते चलेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि कौन सा चैप्टर में कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी कह सकते हैं कि पीडीएफ आई थी और काफ़ी नोट्स भी है जिसमें चेंजेस हो रखे हैं। तो फर्स्ट चेंजेस जो हमारा सेक्शन ए है, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन था। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में यदि स्टेक होल्डर मोर देन 50% से ज़्यादा बनाती है या उस कंपनी को खरीद लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो हम उस कंडीशंस को बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन करना। ठीक है, और जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है, लाइक जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। एक कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी बी कंपनी को जब परचेज कर रही है या इसके मोर देन 50% से ज़्यादा शेयर ये कंपनी खरीद लेती है, तो ये कंपनी क्या बन जाएगी, पेरेंट कंपनी। ये कंपनी पेरेंट कंपनी बन जाएगी और इसको सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। तो पेरेंट कंपनी क्या करेगी कि ये जब एक्वायर करेगी तो उस टाइम अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और जब ये सेपरेट एंटिटी पे वर्क कर रही है तो यहाँ पर ये आपस में अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन बनाती है तो ईयर एंड में जाके इस पेरेंट कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंसोलिडेट भी करना पड़ता है। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पेरेंट कंपनी बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि पेरेंट कंपनी में जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं वो ये देखते हैं कि आपने किसी दूसरी कंपनी में जो पैसा लगाया है वो पैसा हमने क्योंकि उनका भी तो हुआ, शेयर होल्डर का ही तो हुआ पैसा। तो वो चाहते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है दूसरी कंपनी में वो कंपनी कितना बढ़िया हमारे लिए काम कर रही है,
प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को जरूर चाहिए। वो फिर अपना डिसीजन बनाती है, चाहे वो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उनको जरूरत पड़ती है ना। तो ये होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। और बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, देखो एग्जांपल लेके चलते हैं हम किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साथ में लेके आते थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साथ में लेने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में दो मेथड फॉलो करते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन, राइट। बिजनेस कॉम्बिनेशन में जैसे एक हो गया हमारे पास कौन सा, फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड जिसको हम नॉर्मली हमारी भाषा में इक्विटी मेथड भी बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या होता था, सपोज करो कि ए कंपनी ने बी कंपनी के कम से कम 75% शेयर खरीद लिए, है ना, 75% शेयर खरीद लिए। और बात हुई थी कि आप इसकी कॉस्ट पे करोगे, या मतलब जो 75% शेयर खरीदे हैं उसके बदले आप हमें यहाँ पे 150 करोड़ रुपए दे दो, ठीक है, 150 करोड़ रुपए दे दो। ओके, तो यहाँ पर डील हुई कि 75 के अगेंस्ट में हमें 150 करोड़ रुपए देने हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर और इनकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम कह सकते हैं सर इसकी जो वैल्यू है, जो हम खरीद रहे हैं, वो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, हम खरीद रहे तो 150 करोड़ में, और जो इनके पास एसेट्स है, जो एसेट्स है जिसके लिए हम जो खरीद रहे हैं उस एसेट्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं कि 180, ठीक है, 180 करोड़ रुपए की वैल्यू है, ठीक है, 180 करोड़ की वैल्यू है, उसके बदले हम 75% स्टेक ले रहे हैं और यहाँ पे 150 करोड़ रुपीज पे कर रहे हैं। एक कंपनी इसको पे कर रही है, तो एक कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट में क्या दिखाएगी, हमने बी कंपनी को एक्वायर करा है 150 करोड़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कितने में खरीद रहे हैं, हम कितने में खरीद रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 150 में खरीद रहे हो आप, ठीक है, आप कितने में खरीद रहे हो, 150 में खरीद रहे हो। और इसके अंदर आप क्या करते हो, अपना जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सर जब हम ए कंपनी बी कंपनी में अपना स्टेक होल्डर लेती है या अब कोई उसको एक्वायर करती है, 75% ही लिया है, बिलो 100% से हम कम लेते हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट होती है या रिमेनिंग जो परसेंटेज होता है दैट इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कि यहाँ पर हमने 100% पूरा लेना चाहिए था, तो यहाँ पर हमने लिया कितना, 75, इसका मतलब 25 कोई दूसरे पर्सन का यहाँ पे क्या है, स्टेक होल्डर है, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो कोई दूसरा FI वाला हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या कोई दूसरे इन्वेस्टर हो। तो 25% के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल ओनली फॉर किसके ऊपर है, 75 के ऊपर। तो आप कहोगे सर जो 25% शेयर है ये कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस कंपनी की फुल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप फुल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे करोगे, कि आप यदि 150 करोड़ रुपीज सिर्फ 75 के लिए पे कर रहे हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उस कंपनी की फेयर वैल्यू कितनी है, उस कंपनी की फेयर वैल्यू कितनी है। हाँ सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे सर 150 डिवाइडेड बाई 75%, राइट, 150 डिवाइडेड बाई 75%, तो आप बोलोगे सर 200 उस कंपनी की टोटल फेयर वैल्यू है, कितनी है, 200 करोड़ उस कंपनी की फेयर वैल्यू है टोटल। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग कोई बात नहीं करे, क्योंकि हम 150 करोड़ पे कर रहे हैं ओनली 75% के लिए, तो उसको 100% कन्वर्ट करना है, तो 200 करोड़ आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम उसको पे कर रहे हैं 150 करोड़, इसका मतलब हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हुआ, आप बोलोगे सर जो हमारे पास है वो 50 करोड़ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, राइट। तो यहाँ पर टोटल मिला के हमारे पास लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ बी कंपनी की, फेयर वैल्यू कितनी है बी कंपनी की, आप बोलोगे 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ हमारी फेयर वैल्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। या तो आप ऐसे कर लो या डायरेक्टली फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लो। डायरेक्टली फेयर वैल्यू कैसे, कि सपोज करो यहाँ पर हमारे पास यदि हम 150 करोड़ दे रहे हैं, तो 75% के बदले तो यहाँ पे 100% यानी फुल वैल्यू कितनी हो जाएगी उस कंपनी की, आप बोलोगे 200 करोड़। और हमें CMA में क्या करना है,
डायरेक्टली यही तो कैलकुलेट करना है, यही कर देना आप, 150 डिवाइडेड बाई 75% करोगे तो 200 आ जाएगा। आप बोलोगे इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, ओनली 200 करोड़, ठीक है, ओके। 200 करोड़ रुपीज है, और आप कहोगे सर जो इस बी कंपनी की जो आइडेंटिफाइबल एसेट्स है, आइडेंटिफाइबल एसेट्स का मतलब जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, एसेट्स वगैरह जितनी भी होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम हम बैलेंस शीट के एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, वो हमारी क्या हो गई, आइडेंटिफाइबल एसेट्स हो गई या लाइबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर आ रहा है कि वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल आइडेंटिफाइबल एसेट्स की उस कंपनी की, ऑफ बी कंपनी की वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स की, सर हम ना 180 करोड़ के बदले हम दे कितना रहे हैं, हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं 200 करोड़ उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप कहोगे सर 180 के बदले 200 दे रहे हैं, दैट इज आर 20 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, राइट। ये तो आप सिंपल सी बात है कि आप 150 करोड़ दे रहे हो सिर्फ 75 के बदले, तो आप 100 करोड़, यदि सपोज करो 100% ही एक्वायर करते तो कितना देते हैं, हम देते 200, ओके। और उस कंपनी की वैल्यू, जो एसेट्स की वैल्यू आइडेंटिफाइबल एसेट्स है वो 180 है, तो हम कहेंगे सर 20 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज आर गुडविल। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, गुडविल की। जितना हमारे पास, हम देखते हैं ना कि कोई धंधा, एक दुकान है, उस दुकान में एसेट्स पड़ी है ओनली फॉर कितने की, कि सर 180 करोड़ की एसेट्स पड़ी है, और वो मांग रहा है 200 करोड़, वो कह रहा है मैं 200 करोड़ लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि भाई मैंने इतने दिन बनाई तो है, मैंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, इतने कस्टमर ऐड करे हैं, मेरी इतनी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, तो उसका मैं 20 एक्स्ट्रा लूंगा ही लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 एक्स्ट्रा ले रहा है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, गुडविल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे दुकान वालों को पे कर रहे हैं, किसके बदले, उसकी इज्जत के बदले, उसकी गुडविल के बदले। तो हमने देखा था कि जब हम कोई भी गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है उसको तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को पे कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, हम कहेंगे कि हमने खरीदी है, तो खरीदी हुई गुडविल को आप क्या कर सकते हो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है कि हमारे लिए गुडविल होगी, ओके। यदि सपोज करो सर इसका उल्टा हो, उल्टा कैसे, कि यदि मान लो फेयर वैल्यू है 200 करोड़, ठीक है, हम उसको 200 करोड़ दे रहे हैं, और यदि मान लो उसकी जो एसेट्स है टोटल मिला के वो है 210 करोड़, इससे थोड़ी ज़्यादा है, तो जो 10 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, 10 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये बायर के लिए सीधा का सीधा बेनिफिट है। भाई सिंपल सी बात है, ये बायर के लिए क्या हो गई, गेन हो गई। गेन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि सपोज करो आप 200 करोड़ दे रहे हो किसी बिजनेस के बदले, और उस बिजनेस के पास एसेट्स पड़ी है 210 करोड़ की, तो 10 करोड़ रुपए जो हमें एक्स्ट्रा आएंगे वो हमारे लिए गेन हो जाएगा, और गेन होगा तो उसको इनकम स्टेटमेंट में हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये हमारे पास इक्विटी मेथड में होता था, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते थे, फिर इसको टोटली पूरा गुडविल रिकॉग्नाइज करते थे, और हमारे अकॉर्डिंग देखें तो जो इस पर्टिकुलर हमने कितना परसेंटेज लिया, तो 75% लिया, तो हम गुडविल कितना रिकॉग्नाइज करते हैं एज पर हमारे अकॉर्डिंग, तो आप बोलते सर यहाँ पे हम 15 करोड़ हमारे लिए गुडविल हो जाती, हमारा प्रपोर्शनेट निकल के आ जाता, इतना हमारा रेशियो निकल के आ जाता कि इतना ही शेयर हमारा गुडविल में, बाकी जो 5 करोड़ है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वालों का शेयर है, राइट। ये इक्विटी मेथड में हम इस तरीके से क्या करते थे, बिजनेस कॉम्बिनेशन करते थे, राइट। लेकिन एक मेथड और होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट मेथड, ठीक है। प्रपोर्शनेट मेथड क्या कहता है, वो सिंपल सा कहता है कि यहाँ पर जो आप ना, यहाँ पर जो वैल्यू निकाल रहे हो, कि ये बता रहे हो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, एक्विजिशन कितना है, तो हम कह रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम पे कितना कर रहे हैं, यहाँ पर हम पे कर रहे हैं कितना, 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़ पे कर रहे हैं, तो आपने लिख दिया 150 करोड़, ओके। सर जो आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे ऐड कर रहे हो, यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हाँ, और उसके बाद में आप लेस कर रहे हो कि उस एसेट्स की आइडेंटिफाइबल, उस कंपनी की वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितनी थी, तो हमने बताया कि सर 180 थी, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि प्रपोर्शनेट कर लो, प्रपोर्शनेट करने का मतलब होता है कि जितना हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का प्रपोर्शनेट है ना, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उतना ही लेस कर देंगे वापस।
सिंपल सी फंडा है ये कि यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि आप 180 करोड़ की एसेट्स खरीद रहे हो और उसमें आप सिर्फ 75% स्टेक ले रहे हो, तो कितना ले रहे हो 180 इंटू 75, तो आपका 135 ही हुआ। आपका कितना है 135 ही, सिंपल सी बात है। आपने आपने उस कंपनी की जो आइडेंटिफाइबल एसेट्स है वो 135 करोड़ रुपए में खरीद रहे हो और 135 वाली खरीद रहे हो, और उसके बदले में आप पे कितना कर रहे हो 150, तो आप कहोगे सर हम 15 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 15 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज आर गुडविल। ये हमारी गुडविल हुई। हाँ, लेकिन इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज करो 150 है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होल्ड करके रखा है टोटल एसेट्स का, वो हम किस पे लेते हैं, हम यहाँ पे फेयर वैल्यू में नहीं लेंगे, यहाँ पे हम बुक वैल्यू पे लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है प्रोपोर्शनेट। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम फेयर वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे हम फेयर वैल्यू ले रहे थे, और वहां पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, फेयर वैल्यू ले रहे थे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बुक वैल्यू लेंगे। सर फेयर वैल्यू कैसे, कि आपने देखा कि यदि 150 करोड़ में आप 75 ले रहे हो, तो 100% कितना हुआ 200, और 200 का कितने परसेंटेज बचे 25 बचा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 50 करोड़ रुपीस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू लोगे, और बुक वैल्यू किसका, हम लेंगे 180 करोड़ का बुक वैल्यू, क्योंकि बुक की वैल्यू कितनी है, बुक में कितनी आइडेंटिफाइबल एसेट्स 180 का। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 180 इंटू कितना परसेंटेज करोगे, 180 इंटू 25% करोगे, राइट। तो यहाँ पे करो 180 इंटू 25%, सर हमारा आया 45, राइट। ये हम ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे 150, तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हम एक्चुअल में पे करने वाले हैं, जो एक्चुअल में हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई पूरे उस कंपनी की फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग, राइट। प्रोपोर्शनेट मेथड में हम कर रहे हैं ऐसा। तो 195 माइनस 180 करोगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 180 लेस करेंगे तो 15 करोड़ हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज आर गुडविल। और हमने निकाला भी कितना था यहाँ पे डायरेक्टली, सर हमने 15 करोड़ निकाल भी दिया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो अपना प्रपोर्शनेट करके रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू के एसेट्स में है, वो यहाँ पर हम वही कैलकुलेट लेंगे, वही कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कितना करा कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 180 इंटू 25%, तो दैट इज 45 करोड़, और हमने कितने में खरीदा 150 में, तो टोटल मिला के 100% वैल्यू कितनी होगी 195, और हम पे वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितना है 180 करोड़। तो हम कितना पे कर रहे हैं, दैट इज आर, यहाँ पे कितना हो रहा है 15 करोड़। देखो यहाँ ऐड कर रहे हैं कि क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का बुक वैल्यू, और इस 180 करोड़ में तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का ऑलरेडी वैल्यू ऐड है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है ऐड, और यहाँ पे लेस ही तो हो रहा है, और कुछ नहीं कर रहे। तो सर हम डायरेक्टली ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, हाँ ऐसे निकाल दो कि हमारे पास एसेट्स की वैल्यू कितनी है 180 आइडेंटिफाइबल, और हम कितने में खरीद रहे हैं, सिर्फ हम 75% स्टेक ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 180 इंटू 75, तो आप बोलोगे सर 135, और हम पे कितना कर रहे हैं सर 150 पे कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसका मतलब 15 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज आर गुडविल, कि वो हम हमसे क्या ले रहा है, गुडविल का पैसा तो ले रहा है। तो आप ऐसे निकालो, सिंपल सा मेथड ये है कि जब आपको प्रोपोर्शनेट मेथड आता है तो आप सिर्फ अपना ही प्रोपोर्शन लेके चलो कि जितना वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स है बुक वैल्यू का, ये बुक वैल्यू हम ले रहे हैं, और ये आपका शेयर है, ये आपका प्रोपोर्शनेट है, उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जो 75% आप उस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो, तो उसकी कंपनी की बुक वैल्यू सारी एसेट्स की कितनी है और अपना हिस्सा कितना है, वो हमने कैलकुलेट करा, और उसके बाद में हमने अपना क्या निकाल दिया, यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सर 15 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज आर प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड। ये प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रोपोर्शनेट निकालते हैं। तो ये कि एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा था उन्होंने, प्रोपोर्शनेट मेथड, जो यही कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट जब आप करोगे किसी चीज़ का, तो यहाँ पर आप क्या करो कि अपनी गुडविल या ओनरशिप यदि लेस देन 100% कर रखा है, तो आप क्या करो प्रोपोर्शनेट मेथड के अकॉर्डिंग भी अपनी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और गुडविल को अपने किस में ले लो, आप अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दो, क्योंकि आपने पे करा है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। दैट इज आर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। ओके,
नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, एक इन्होंने चेंजेस करा है, जो बैलेंस स्कोर कार्ड है। बैलेंस स्कोर कार्ड के फोर पर्सपेक्टिव हमने देखे थे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। हमने वन बाय वन अच्छे से डिस्कस कर रखा है। इन्होंने 4 पॉइंट अलग अलग कर दिए। कहने का मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, कितनी आपका कितने इस बार सेल बढ़नी चाहिए, कितना प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हुआ। कस्टमर पर्सपेक्टिव का मतलब कि आपके पास कस्टमर कितने हो गए, आपने कितने लोगों को सेटिस्फाई करा है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, कितने कस्टमर नहीं जुड़े हैं, कितने कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, कितने लोगों ने आपके ऊपर बैड कमेंट करें। ये सारी बातें हम कस्टमर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, कि इंटरनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका एफिशिएंसी कितना अच्छा है, आपका जो प्रोसेस है, मान लो कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी मशीन्स यदि 1 घंटे में कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, उसको आपने बढ़िया इंक्रीज करा या नहीं करा। और आपके जो लेबर है वो हाईली स्किल्ड वाले हैं तो उनका क्या एफिशिएंसी वगैरह, वो सारे हम किस में देखते हैं, इंटरनल प्रोसेस में देखते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी कितनी है, आपने कुछ बिजनेस एक्सपांड करा या नहीं करा, आपने जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है वो भी इसी में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कि हम हर साल टू साल कितना बढ़ रहे हैं आगे बिजनेस को लेके, वो यहाँ पर हम देखते हैं सारी की सारी चीज़ें किसमें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट उन्होंने सिर्फ ओनली फॉर अलग अलग कर रहे हैं। और नीचे इन्होंने क्या करके एक एग्जाम्पल दिया बहुत बढ़िया। ये कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट पूछते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आया क्या सर, इतना बड़ा चेंजेस हुआ है, तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। ये क्या कर रहा है कि जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं, ये हमारे बातें हैं सारी, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी एंड लर्निंग ग्रोथ। ठीक है, केपीआईज, केपीआईज यहाँ पे क्या हो रहा है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर नाम है वहां पे हम देखेंगे कि जो चीज बढ़ा रहे हैं उसका केपीआई क्या है। फिर इनिशिएटिव्स हमने क्या करा, टारगेट हमने कितना प्लान करा था और रिजल्ट हमारा एक्चुअल में कितना हुआ। ठीक है, तो फाइनेंशियल में क्या आ रहा है, सबसे पहले कि इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, यदि आपने अपना सेल्स बढ़ाया तो इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू हुआ। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, आपने अपना प्रॉफिट भी बढ़ा दिया। पिछले साल आपका प्रॉफिट था 1 लाख, इस बार 1,20,000। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, पहले 10 करोड़ थी, आपने 11 करोड़ कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बातें कर रहे हैं हम, मॉनेटरी आइटम्स की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। केपीआई क्या होगा, आप देखोगे रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ, कि आप पिछले साल की रेट देखोगे कि पिछले साल 10 करोड़ था, इस बार 11 करोड़ हो गया, तो आप बोलोगे सर 10% इंक्रीज हो गया। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कितना इंक्रीज हुआ, तो केपीआई क्या हो गया कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आप ये तो बोलोगे कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो वो क्या है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज। कि पिछले साल आपका 1 करोड़ था, इस बार सॉरी पिछले साल 1 लाख था, इस बार 1,20,000 हो गया, तो आप बोलोगे सर 20% ग्रोस मार्जिन में चेंजेस हुआ हमारा। ओके, तो ये केपीआई हो गया इसका। इंस्टीट्यूट क्या होगा कि आप कहोगे हमने क्या किया, इंस्टीट्यूट आपने कुछ नया क्या करा है कि ये सारी चीजें चेंजेस हो रही है, तो आप बोलोगे कि हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना पैर रख दिया, कि सर हम इंटर हो गए इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ी है और जिसकी वजह से सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। हमारी सेल्स ग्रोथ बढ़ी है और उसकी वजह से सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। तो आपका इंस्टीट्यूट यानी आपने क्या करा, आप ऐसा क्या हुआ कि आपने ये जो बता रहे हो कि हमारा सेल्स बढ़ गया या प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसका रीजन क्या है, आप बोलोगे सर हमारा नया मार्केट हमने देखा है, इंटरनेशनली मार्केट अडॉप्ट करा है, तो इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला काम भी अब अच्छे से करने लग गए। हम बढ़िया कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, उसको बढ़िया से डिजाइन करके वापस एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा खुद का आइटम भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो सर हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर पैर रख चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट या हमारे सेल्स इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज वेरिएबल कॉस्ट बाय लोकेटिंग ए न्यू वेंडर, कि आप क्या करो कि हमने बहुत सारे जो हमारे वेरिएबल कॉस्टिंग थी, वो वेरिएबल कॉस्टिंग पहले ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम था। बट हमने क्या अलग अलग जगह के वेंडर को पकड़ा और उनको बोला कि भाई साहब अब हम ना आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और आप सस्ते में दे दो। जैसे हमने देख रखा है माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, उसमें क्या कहता है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यदि आपके पास पावर अच्छी है बायर्स की, तो आप अपने डिस्काउंट्स रेटें वगैरह आप अपनी तरीके से बनवा सकते हो। तो वेंडर को आपने लोकेट करा और अपनी वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करवाया।
तो जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये आपके इंस्टीट्यूट से टारगेट आपने जब प्लान करा था, ये सारी चीज़ें एंटर हो रहे थे तब आप बोले कि मैं हम ना अपने सेल्स का 20% बढ़ाएंगे, ठीक है, टारगेट लिया था आपने सिर्फ, और हम ना अपने इस बार प्रॉफिट है ना 40 से 45% लेके आएंगे, ये आपका टारगेट था, दैट इज आर बजटिंग, सिंपल सी बात है, ये हमारा बजट था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने टारगेट बता दिया, बट एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, एक्चुअल में कह रहा है कि आपने जो 20% टारगेट करा था जो सेल्स रेवेन्यू का, वो आपका 25% हो गया है। आपने जो टारगेट लिया था 20%, लेकिन वो 20 नहीं 25% आपने इंक्रीज करा, अच्छी बात है। और प्रॉफिट मार्जिन जो आपने 40 से 45%, तो हम कहेंगे सर उसके मिड में रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 41% रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 41% हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करे हैं, मतलब हम अप टू 40% तक लेके आए हैं, राइट। तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो टारगेट करा था 40 से 45 तक, आपने 41 एग्जैक्ट बना के रख दिया। तो ये क्या है, एग्जाम्पल हो रहा है कि हम बैलेंस स्कोर कार्ड में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दिखाते हैं, वो हम पहला फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये बातें लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि केपीआईज क्या, इंस्टीट्यूट क्या, टारगेट क्या, रिजल्ट क्या है, सेम एज इट इज। आप दूसरी चीज देखो कि हमारा कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, कि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर कितने इंक्रीज हुए और हमारे पास वॉल्यूम में सेल्स कितनी बढ़ाई उन्होंने। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज इन द नंबर ऑफ कस्टमर, कि लास्ट टाइम हमारे पास 1 करोड़ थे और इस बार हम कहेंगे सर 15 करोड़ हो गए, तो आप बोलोगे सर 50% हमने क्या कर दिया, कस्टमर इंक्रीज कर दिया। ओके, और जो परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कस्टमर ऑर्डर बिकम ऑर्डर्स, कि हमने क्या किया इस बार, जो हमारे पास सेल्स जो वॉल्यूम थी, जो हमारे पास क्वांटिटी का ऑर्डर आ रहा है, इस बार हमने कितना परसेंटेज आगे बढ़ाया, ये केपीआईज हो गया। और सर इंसेंटिव क्या होंगे आपका, कि चेंजिंग मार्केट सर्विसेज, कि हमने कुछ मार्केट में कुछ अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, और इंक्रीज स्पीड ऑफ कॉर्ड्स, जो हम जो कोटेशंस होता है उसकी स्पीड वगैरह हमने बहुत अच्छे से मेंटेन करी, कस्टमर जो भी मांगता है इमीडिएटली हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं हमारे पास। टारगेट क्या था, कि आपने प्लान करा कि 10% हम कस्टमर इंक्रीज करेंगे और 5% हम अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, बट आपका 20% कस्टमर इंक्रीज हो गया और 10% आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो बहुत अच्छी बात करी। तो ये टारगेट था और ये आपका रिजल्ट है एक्चुअल में। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेम एज इट इज हम कहेंगे सर हमारे पास इंटरनल प्रोसेस में क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर इम्प्रूव ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम, कि आप क्या कर रहे हो, कि अपना जो इम्प्रूव करोगे ऑर्डर का टर्न अराउंड, कि कब आपके पास ऑर्डर आ रहा है, कितने टाइम में उसको करके पैक करके और शिपिंग करके भेज रहे हो आप, राइट। यहाँ पे पैक करके शिपिंग करके और उसको कितने टाइम तक आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, तो इसमें इम्प्रूव करा है। पहले हमें कोई ऑर्डर पहुंचाने में 2 दिन लग रहे थे, अब हम सर हमने कुछ है ना इंटरनल प्रोसेस को ढंग का करा, फटाफट ईआरपी सिस्टम को फॉलो करा, बहुत सारे एक दो एम्प्लॉय को भी हायर करा अच्छे वाले, और सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कराया, तो हमें इमीडिएटली हमारे पास ऑर्डर आता है, इंस्टेंटली हम वर्कर को लगा देते हैं, वो पैकिंग करते हैं पूरा का पूरा, और उसी दिन सब शिपिंग करते हैं। नेक्स्ट सर यहाँ सुबह होती तो पहुँच जाता है, पहले 2-2.5 दिन लग रहे थे, अब सर हम कह सकते हैं आज ऑर्डर आया सुबह तक पहुंचा देंगे कस्टमर के पास। तो ये आपका इंटरनल प्रोसेस ढंग का हुआ है, राइट। तो एवरेज पैकिंग एंड शिपिंग टाइम पर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर के ऊपर आपको कितना टाइम शिपिंग पैकिंग के लिए लग रहा है, कितना हमारे पास शिपिंग के लिए लग रहा है, तो यहाँ पर आप बताओ। सर इंस्टीट्यूट क्या होंगे, परचेज न्यू इक्विपमेंट फॉर द फास्ट पिकअपिंग एंड शिपिंग, सर आपने कुछ नया इक्विपमेंट खरीदा है, ईआरपी सिस्टम खरीदा है, सिस्टम खरीदे हैं, कंप्यूटर लगाया है, हम कहेंगे सर हमने तो वाईफाई भी बहुत अच्छे से लगा दी, और हम कहेंगे सर नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई जिससे हमें इजीली आइडेंटिफाई हुए, और हमने तो पहले तो खुद मैनुअली हम पैकिंग करते थे, लेकिन इस बार तो हमने मशीनें लगा दी, सॉरी फटाफट विद इन सेकेंड्स में हमारी मशीनें पैकिंग करती है और इंस्टेंटली बाहर निकाल के शिपिंग तक पहुंचा देते हैं। पहले एक लेबर लगाते थे, वो बेचारा बैठता था, फिर खाना खाने जा रहा है तब कोई ऑर्डर पास नहीं होता था, तो बहुत टाइम लगता था, उसको हमने प्रोसेस को थोड़ा ढक्का करा, और उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इम्प्रूव हो गया ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम। टारगेट क्या था, डिक्रीज एवरेज पैकिंग एंड शिपिंग टाइम पर ऑर्डर बाय 30 मिनट्स, आपने टारगेट लिया कि 30 मिनट तक हम अपना टारगेट को जो 30 मिनट हमें एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको कम करेंगे, इतना आपने टारगेट बनाया। लेकिन आपने तो क्या कर दिया, एवरेज पिकअपिंग एंड शिपिंग टाइम डिक्रीज बाय 35 मिनट पर ऑर्डर, मतलब कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो 30 मिनट का टारगेट लिया था ना, कि आपने नई मशीन खरीद रहे हो या नए कोई इक्विपमेंट लगा रहे हो, उसकी वजह से 30 की बजाय 35% कम हो गया, अच्छी बात होगी। तो आप ये बताओगे, ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरनल प्रोसेस इंप्रूव करा है, राइट। फिर आता है नेक्स्ट हमारा फाइनल,
ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी एंड लर्निंग एंड ग्रोथ वाला जो है यहाँ पे उसके बारे में। डिक्रीज ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम, कि सर हमें जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा था ऑर्डर में, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग रहा था, उसको हमने कम कर दिया, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी एंड लर्निंग एंड ग्रोथ, कि सर हमें पहले क्या करना पड़ता था कि एक ऑर्डर को पैक करने में 15 मिनट लगती थी, लेकिन हमने लर्निंग्स को अच्छे से यूज करा, जैसे लर्निंग कर्व हमने देख रखा है, तो लर्निंग कर्व को हमने देखा कि सेकेंड यूनिट बनाने में हमें थोड़ा सा जितना डबल टाइम लगना चाहिए उससे कम लग रहा है, तो आपकी क्या हो गई, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो गई। तो आपने उसको रिड्यूस कर दिया, उसको आपने मेंटेन कर दिया, तो हम कहेंगे सर हमारी लर्निंग एंड ग्रोथ इंक्रीज हुई है। तो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम पर ऑर्डर आपका केपीआई हो गया। आप क्या करें, इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम एंड ट्रेन एम्प्लॉय ऑन इट्स यूज, कि हमने क्या किया इस बार सर है ना ऑटोमेटेड सिस्टम, जैसे आप देखते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे जो ये ई कॉमर्स कंपनियां होती है जहाँ पे रियल में वर्क होता है, आप देखते हो वहाँ पे जब ऑर्डर आता है ना वो इंस्टेंटली आजकल ऑटोमेटेड सिस्टम पे है। पहले ऑर्डर आता था, अब कब पैक कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर चार्जेस लग जाते थे बहुत टाइम, लेकिन आजकल तो वो बता देता है कि कौन सा पुराना ऑर्डर है जो अभी तक पैक नहीं हुआ है, और इसका टाइमिंग भी पूरा हो रहा है, यदि टाइम अंडर टाइम आपने यदि इसको शिफ्ट नहीं करा तो आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे फिर फालतू के। अंडरस्टैंड, क्यों, कस्टमर को जल्दी से पहुंचाना पड़े, कस्टमर तक जल्दी से पहुंचाना है इसको। तो क्या हो रहा है आजकल बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं, वो पॉपअप करने लग जाएगा यदि आप किसी ऑर्डर को पिक नहीं कर रहे हो कि भाई ये एक ऑर्डर आ गया और आप कहीं बिजी हो, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करेगा, वो देख लेगा कि ये जो कस्टमर ने ऑर्डर करा है वो इन्वेंट्री में है या नहीं, पड़ा है या नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक इन्वेंट्री को क्या कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा कि ये प्रोडक्ट पड़ा है जो कस्टमर ने करा है, और वो ऑटोमेटिक यदि है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। आप किसी पर्टिकुलर एक आदमी के होने की जरूरत नहीं है, वो आएगा स्क्रीन पे देखेगा अच्छा ये ऑर्डर है, फिर अपने एक इन्वेंट्री वालों को जाके पूछेगा ये ऑर्डर आ रहा है क्या, एक्सेप्ट कर लूँ क्या, वो बोलेगा एक्सेप्ट कर ले, पड़ा है, कितना टाइम लग जाएगा इसको करने में। तो आजकल ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया है, वो ऑटोमेटिक आपकी इन्वेंट्री को छानबीन कर लेगा, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और बता देगा कि हाँ शिप करो। यदि आपने टाइम पे शिप नहीं करा तो वो पॉपअप करने लग जाएगा, अलार्म लगा देगा कि भाई जल्दी से पैक करो नहीं तो चार्जेस लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कुछ नए ऑटोमेटेड सिस्टम फॉलो करे, जिसकी वजह से आपने प्लान करा कि हम 20 मिनट रिड्यूस करेंगे हमारे प्रोसेसिंग टाइम, बट आपने 27 मिनट कम कर दिया। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है, ये हम बैलेंस स्कोर कार्ड में पढ़ते हैं बाय 4 पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी एंड लर्निंग एंड ग्रोथ वाला। ओके, तो ये 4 पर्सपेक्टिव हमें अच्छे से कवर करने होते हैं, राइट। नेक्स्ट, फिर एक ने पूछा है कि सर ये क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ एक पॉइंट नया ऐड हुआ है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी की रिस्क के बारे में सर हम कहेंगे क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है जो डिजिटली करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो डिजिटली करेंसी होती है, और इसको अभी तक हम कहेंगे कि लीगल टेंडर नहीं है, राइट। जैसे बिटकॉइंस हो गया, डोज कॉइंस हो गया, इससे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ऑनलाइन, हम ऑनलाइन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, है ना। आप देखते हो बहुत बार कि बिटकॉइन बढ़ेगा या घटेगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं ना क्या करते हैं, बेट लगाते हैं कि आज है ना बिटकॉइन बढ़ेगा, और नहीं बढ़ता है तो तू पैसा देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑनलाइन, क्योंकि ये तो शेयर मार्केट की तरह है पूरा का पूरा, यहाँ पे कोई फिक्स्ड, कोई गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती है। इसको ऐसा नहीं है कि जैसे आप 10 रुपए का नोट है ना आपके पास, तो मार्केट में जाके ऐसा नहीं है कोई और दो दोस्त मिलके बैठे हैं और वो कह रहे हैं आज 10 के नोट की वैल्यू 11 रुपये हो जाएगी देख लेना, और 11 रुपए का सामान खरीद पाएगा तू, ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि ये दैट इज डिसाइड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वो कह देती है कि 10 के नोट के बदले सिर्फ आपको 10 की वैल्यू ही मिलेगी, इससे आप मतलब ऊपर नीचे नहीं बढ़ा सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि 10 का 15 रुपये हो जाएगा या 10 का 9 रुपये हो जाएगा, हमने जो डिसाइड करा वही होगा। अब चाहे वो नोट फट गया आपका या टूट गया तो हम उसको ठीक करके भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले आ गई यहाँ पे हम देखेंगे 4 रिस्क, राइट। पहली रिस्क हो गई हमारी कौन सी, ऑपरेशनल रिस्क, दूसरी हो गई साइबर सिक्योरिटी रिस्क, तीसरी हो गई स्पेकुलेटिव रिस्क, चौथी हो गई फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन रिस्क। जो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है उसमें क्या है, ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या हुआ, देर आर मेनी डिफरेंट वर्चुअल करेंसी मार्केट प्लेटफॉर्म where one type of virtual currency can be converted into another type or into fiat currency। कि हम कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है
जहाँ पर ये जो हमारी वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल का मतलब होता है जो ऑनलाइन वाले सिस्टम, ऑनलाइन करेंसी के ऊपर, ऑनलाइन करेंसी जो कह सकते हैं उनका ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि ये बिटकॉइन वगैरह, ये जो अलग अलग है, इसके लिए बहुत सारे ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं, और वहाँ पे आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक जने से दूसरे जने को ट्रांसफर भी कर सकते हो, और अलग अलग एवरी डे एवरी टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये उसी की रिस्क की बात कर रहा है। अब देखो, मान लो यदि आपका ये कोई करेंसी है, आपने 100 बिटकॉइन ट्रांसफर करे, और दूसरे दिन आपके पास आए और उसी दिन पता चला कि वो बिटकॉइन की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो देखो, यदि आप मेन धंधे में हो और अपनी कमोडिटी सेल करते हो, और आज बात हुई कि ये कैलकुलेटर है मेरा, राइट, ये कैलकुलेटर है, और इसके बदले में आप 2 बिटकॉइन लेते हो। सपोज करो यदि आप क्रिप्टो करेंसी में डील करना चाहते हो, तो 2 कॉइन लेते हो, ठीक है, 2 बिटकॉइन ले लिए, और आप चाहते हो कि चलो 2 बिटकॉइन लिए मैंने, और आज की बिटकॉइन की रेट है एग्जांपल कि एक बिटकॉइन का 100 रुपये है, तो 200 रुपये आपने कमाए, राइट। लेकिन जैसे ही कस्टमर ने बेचे, शुभ पता चला कि वो जो एक बिटकॉइन की रेट थी वो 100 रुपये थी कल, आज वो हो गई 50, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम चल रहा है यहाँ, तो कोई फिक्स तो है नहीं, गवर्नमेंट तो रेगुलेट नहीं करती इसको। तो इसकी वजह से सर आपको तो बैठे बैठे नुकसान हो गया, और जब बैठे बैठे नुकसान हो रहा है तो ये आपका ऑपरेशनल रिस्क ही है या नहीं है, धंधे वाला रिस्क है या नहीं है, ये सिर्फ धंधे वाला रिस्क है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, इफ द कन्वर्जन ऑफ फीड करेंसी इज ए ऑप्शन, फीड करेंसी का मतलब जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट प्लेस इज स्टिल इन द इन्फेंसी, कि अभी हमारे क्या हो रहा है कि जो वो इन कोई मतलब फिक्स नहीं है उनका, ऐसे चलता रहता है सब कुछ, कि वो ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ रेगुलेशंस तो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट तो यहाँ ऑथोराइज्ड है नहीं, सारे के सारे ऐसे ही बना रखे हैं, and has not been determined whether cryptocurrency should be regulated as a security or as a commodity, कि सर यहाँ पर कोई फिक्स डिटरमाइन है ही नहीं कि इसको सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग रखें या कमोडिटी के अकॉर्डिंग रखें। इफ क्रिप्टो करेंसी इज टू बी रेगुलेटेड एज द सिक्योरिटी, यदि ये सिक्योरिटी में हो तो ये सिंपल सी बात है कि किसके अकॉर्डिंग आएगा, किसके अंडर आएगा, सेक के अंडर आएगा। भाई आप इसको एज ए स्टॉक मार्केट की तरह रखना चाहते हो तो भाई इसको क्या करो, सेक में दो, जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेक इसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। और यदि क्रिप्टो करेंसी यदि कमोडिटी है तो आप इसको किस पे दे दोगे, CFTC, जो एक यूएस का जो कमोडिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में रेगुलेट करता है, सारी चीज़ें बताता है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन होता है, वो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन करेगा, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। 8% अभी both the SEC and CFTC are adjusting the some regulatory authority over क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले जैसे अपनी इंडिया में भी क्या हुआ कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पहले कोई रूल नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स रखते हो, दैट इज योर बिटकॉइन, डोज कॉइन वगैरह, तो इसके ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे। तो अब जाके अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इंटरेस्ट दिखाया है, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनको कंसिडर कराया कि चलो ठीक है, लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लगा दो। और अभी जो रिसेंट में ITR फाइल हो रहे हैं, उसमें यदि किसी ने वर्चुअल डिजिटल करेंसी में कुछ डील करी है तो उनका यदि सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं करा है तो उनका ITR है वो भी क्या कर रहे हैं, डिफेक्टिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है, बट द मार्केट प्लेस स्टिल इज नॉट रेगुलेटेड। अभी भी क्या हो रहा है, बट द मार्केट प्लेस इज स्टिल नॉट रेगुलेटेड बाई किसके अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी। हम कह सकते हैं कि अभी भी ये सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो पा रहा, अभी भी इसकी तरह, मतलब हमारे इंडिया में भी क्या आ रहा है, अभी जैसे बिटकॉइन और डॉजकॉइन है, इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है कि जो इसको सही तरीके से मैनेज कर सके। जैसे अपने इंडिया में क्या है, स्टॉक मार्केट है, सेबी है, वो क्या कर रहा है, सारी कंपनी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक ट्रेड होते हैं उनको सही तरीके से रेगुलेट करती है, उनको देखती है, क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है तो इन्वेस्टर के फेवर में सारी चीज़ें वो देखेगी। तो वही चीज़ यूएस में जैसे सेक हो गया, अकाउंटिंग से रिलेटेड अपनी फेस भी हो गई, और CPS रिलेटेड पिकाओ भी वगैरह हो गया, तो अलग अलग एक अथॉरिटी बनी हुई है जो उस उनके काम को, उनके मतलब रेगुलेशंस को पूरा एकदम कंसिडर करके चलती है। तो आज भी ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई मार्केट नहीं है, चाहे वो सिक्योरिटी या कोमोडिटी से रिलेटेड, उसको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। तो इसलिए हम कहेंगे कि सर यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऑपरेशन रिस्क भी होती है।
दूसरा साइबर सिक्योरिटी रिस्क। सर ऑनलाइन चीज़ें चल रही है, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जेब में बिटकॉइन डाल के कहीं निकल गए, नहीं, ये सारे के सारे ऑनलाइन एक वॉलेट बना हुआ है। जैसे पेटीएम का वॉलेट हो गया, फोन पे का वॉलेट हो गया, ऐसे वॉलेट बने हुए हैं। और वॉलेट में आप क्या करते हो, इधर से उधर ट्रांसफर करते हो, राइट। जब इधर से उधर ट्रांसफर करते हो तो सर सिंपल सी बात है, साइबर सिक्योरिटी मतलब कोई भी हैक कर देगा आपका वॉलेट का और पूरा का पूरा आपकी नैया डुबा सकता है। अंडरस्टैंड। यदि पता चलेगा किसी हैकर को कि आपके पास करोड़ों का बिटकॉइन पड़ा है, तो डेफिनेटली आपने इतनी बड़ी सिक्योरिटी तो नहीं लगा सकते, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं लगाई आपने तो आपका जो हैकर है वो दूसरा जो कहीं पे भी बैठा होगा जो भी आईपी एड्रेस चेंज करके उड़ा देगा, और ये साइबर सिक्योरिटी क्राइम हो जाएगा। कहाँ भाग के फिरोगे, कोई पुलिस स्टेशन में जाओगे, उनको ये भी नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। सर ये डोज कोइन बिटकॉइन का नाम और ले लोगे तो उनको पता चलेगा कोई ऊपर से भगवान आया, कोई दूसरा है ना, दूसरे कोले से कोई आ गया, वो आपका केस क्या फाइल करेंगे, मतलब कहाँ बैठे। आईपी एड्रेस चेक करोगे तो दूसरा अच्छी, यदि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी करोगे तो आईपी एड्रेस भी उनका मैनिपुलेट होता रहता है। कभी वो कहीं दूसरी कंट्री में दिखाएगा, कभी तीसरी कंट्री में जाएगा, देखते हो ना मूवीज में, तो वैसे होगा। तो सर साइबर सिक्योरिटी की भी रिस्क इसमें इन्वॉल्व होती है अपनी क्रिप्टो करेंसी में। तो क्या लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द सिक्योरिटी ऑन द डिजिटल वॉलेट यूज्ड। सिंपल सी बात है कि आप क्या कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हो, वो वॉलेट में होती है, ऑनलाइन होती है। सम डिजिटल वॉलेट कैन बी हैक्ड, वो सर हैक हो जाएंगे आपके। एंड क्रिमिनल गेन एक्सेस द कस्टमर प्राइवेट की, और आपके जो प्राइवेट की वगैरह जो भी लगा रखे उनका वो एक्सेस ले लेगा, और ये आपकी सारी की सारी करेंसी गॉन, मतलब चली गई, बस मौज करो बैठे बैठे। तो हम क्या कहेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, विक्टिम हैज लिमिटेड और नो रिकॉर्ड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्टिम के पास जो हम हैं वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, और हमारे पास क्या हो सकता है, कहीं जाके क्या करोगे, आप कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते फालतू में, कहाँ क्राइम में जाके रिपोर्ट डालोगे, बहुत सारे ऐसी रिपोर्टें डली हुई है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी जुड़ी हुई है, ऑनलाइन रिस्क भी है सर यहाँ पे। और आपके डेटा या आपकी जो करेंसी है वो ऑनलाइन चोरी हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं सर। यहाँ पर अपन को रॉन्ग एड्रेस भेज दिया, या रॉन्ग आपने आपने आपको कोई भी कह देगा कि आपने ये उल्टा उल्टा काम करा है, फटाफट इस आईपी एड्रेस पे ये काम भेजो या ऐसा पैसा भेजो, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। और जैसे अपन देखते हैं अभी केसेस जो नोट होते हैं जेल में या कहीं पुलिस स्टेशन में, तो वो यही चीज़ कहते हैं कि भाई ध्यान रखो बस इन चीज़ों का। अभी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हम भी नहीं लेके आए हैं कि हम जहाँ से उसको जो कर रहा है, ये हैक कर रहा है, उसको हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लें और उसको पकड़ लें, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से हैं। तो दूसरी कंट्री से फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, आजकल तो इंडिया में स्टेट टू दूसरे स्टेट में भी जाने में भी पुलिस वालों को मौत आती है, क्योंकि दूसरे स्टेट के रूल्स अलग हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जैसे अपना वो डेथ हुई थी किसी की, क्या नाम था उसका, सुशांत सिंह राजपूत, जो यूपी गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो बॉम्बे गवर्नमेंट की पुलिस से टक्कर करने लगी, क्योंकि वो आने नहीं दे रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने स्टेट में लफड़ा है, तो सोचो अपन आउट ऑफ इंडिया वाला बंदा बैठ कर आपके वॉलेट को हैक कर रहा है, तो भाई साहब जमाने में नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो सर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में एक रिस्क और रहती है, साइबर सिक्योरिटी की रिस्क, ठीक है। फिर आता है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या हो गया, सट्टे वाली, जो हमने देखा था ना कि आजकल इस पे सट्टा भी लगता है कि आज बिटकॉइन बढ़ेगा, बोले कितने से बढ़ेगा, बोले इतने से बढ़ेगा, नहीं बढ़ा तो बोले मैं तेरे को पैसा दूंगा, मतलब इस पे सट्टा लगाना स्टार्ट हो गए लोग। भाई अपने 10 के या 100 रुपए के नोट के ऊपर कोई सट्टा लगाता है क्या, कभी सुना है क्या आपस में कि आज 100 रुपए का नोट है ना, सुबह उड़ते ही 150 रुपये हो जाएगा इसका, देख लेना, कभी लगाते सुना है नहीं। लेकिन जब आपकी करेंसी यदि ऑनलाइन ट्रेड होती है और उसकी वैल्यू जो फ्लैक्चुएट होती है डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, तो सर वहाँ पे स्पेकुलेटिव रिस्क भी स्टार्ट हो जाती है। ओके, अनडिजायरेबल प्राइजेज हम चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। अनडिजायरेबल का मतलब होता है, मतलब आपने इच्छा करी या ना करी, और डिजायरेबल किसी दूसरे बंदे ने बैठ गए, सपोज करो अपन दो कोई धंधा नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत लोग करते हैं आजकल, तुम्हारा धंधा कोई है नहीं कुछ भी बैठे बैठे, तो आपने क्या किया, बस बैठे बैठे ऐसे ही दोनों बैठ गए और बोले चल ठीक है, हम है ना आज बिटकॉइन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इतने परसेंट से बढ़ेगा, तू मेरे को 500 रुपये दे दियो, वो बोला नहीं गिरेगा तो तुम मुझे 500 दे दियो, इसमें भी धंधा करने लग गए लोग। तो ये होता है सट्टे वाली रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी इज द वेरी वॉलेटाइल, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही वॉलेटिलिटी इसमें रहती है, ऊंच नीच होती रहती है, यहाँ फिक्स नहीं है। 100 रुपये का नोट 100 रुपये रहेगा, कोई फिक्स नहीं है ना। यदि इंडियन गवर्नमेंट में जो 100 रुपया है 100 रुपया रहेगा, वो तो हमें पता है, लेकिन यदि यही करेंसी में होता, क्रिप्टो करेंसी में होता, तो वो वोलाटाइल होता, वो 100
बिटकॉइन 100 रुपये का बिटकॉइन 100 रुपये में नहीं रहेगा अगले दिन, ये फिक्स नहीं है। एंड प्राइजेस स्विंग्स होती है सब्सटेंसली, वो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। पीरियड्स ऑफ हाई वोलेटिलिटी एंड लो ट्रेड वॉल्यूम कैन लीड द कस्टमर ऑर्डर बीइंग फाइल्ड बाय अनडिजायरेबल प्राइसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि कोई मान लो पीरियड, जिस पीरियड में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है तो उसकी प्राइजेस भी इंक्रीज होगी, यदि कुछ अलग हो रहा है तो कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती है, मतलब फिक्स नहीं है सर। यहाँ पे स्पेकुलेटिव रिस्क रहने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ट्रेडिंग इन द मार्केट प्लेस एज अ रिजल्ट कस्टमर कुड सफर द लार्ज लॉसेस। सिंपल सी बात है कि ऐसी चीज़ों से कस्टमर को फाइनली ओवरऑल क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है कि हम जैसे लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम जैसे लोगों को सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है। आप लगा देते हो किसी के कहने से, और आप क्या कर लेते हो, आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। और बिटकॉइन वगैरह इन चीज़ों में पैसा लगाने के बाद पता ही नहीं चल रहा है किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, किस तरीके से मैनिपुलेट हो रहा है, और फिर बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं आपको। और आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो बच्चे ये नेटवर्किंग में जुड़े रहते हैं, वो चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल इतने नेटवर्क से जोड़ दिए हैं, और कोई भी लोग आके बोल देता है कि चलो हम ट्रेड करेंगे, आप इतना डॉलर लगा दो, हम इतना डॉलर लगाएंगे, बिटकॉइन वगैरह वैसे ऐसे होगा, वो आपके सारा वॉलेट तक उठा के ले जाते हैं। फिर आपको कुछ भी नहीं कर, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप आजकल तो ये नहीं कर सकते कि एक घर से दूसरे घर में क्या हो रहा है उनसे रिलेटेड आप क्लेम नहीं करवा सकते पुलिस में जाके, तो दूसरे कंट्री से जाके क्या करवा लोगे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर स्पेकुलेटिव रिस्क भी जुड़ी हुई रहती है। लास्ट जो फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन रिस्क, सिंपल सी बात है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं यहाँ पे, स्कैम होते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे वॉलेट क्रिएट कर लो, ये कर लो, वैसा कर लो, इसमें इतना पैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा। सर कुछ भी नहीं करना, हमें जिस चीज़ का नॉलेज ना हो वो चीज़ करनी नहीं चाहिए हमें, है ना। वो करनी नहीं चाहिए, नहीं ज़िंदगी में वापस पैसा नहीं आएगा। तो वही कह रहा है सर, स्कैमर होते हैं बहुत सारे, फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, जो आपके जो ऑनलाइन वर्चुअल करेंसी है उसको पूरा का पूरा उठा के लेके चले जाएंगे। फिर कभी भी आप कह लो कि वो पैसा वापस आ जाएगा, सपने में भी मत सोचना, ठीक है। तो ये एक क्रिप्टो करेंसी की रिस्क है। कितनी रिस्क है, 4 रिस्क हमने पढ़ी है। फर्स्ट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क, सेकंड कौन सी होगी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, फिर आगे हमारे पास स्पेकुलेटिव रिस्क, और लास्ट आ गए हमारे फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन रिस्क। तो ये 4 रिस्क ऐड हुई है नहीं, आप इसको अच्छे से देख के जाना। एग्जाम में ऐसे में भी पूछ सकते हैं, और देखो एमसीक्यू में बनना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि ये तो एग्जांपल दे देगा कि चलो ठीक है आपकी वर्चुअल करेंसी है, और अनडिजायरेबल प्राइजेस या वोलेटिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो बताओ कौन सी रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। तो आप बोलोगे सर इसमें स्पेकुलेटिव रिस्क इंक्लूड है, ठीक है, स्पेकुलेटिव रिस्क है। या मान लो कि कोई आपके वॉलेट को चुरा लेता है या स्कैम हो जाता है, तो आप बोल सकते हो फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन रिस्क है, राइट। और आप बोल सकते हो अपने धंधे में जो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही है अभी इसको, तो आप बोलोगे ऑपरेशनल रिस्क है। और जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, कि आपके ऑनलाइन वॉलेट को प्राइवेट की वगैरह हैक कर ली किसी ने, तो आप बोलोगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। बहुत कम चांस बनता है कि एमसीक्यू में ऐसा चीज़ें पूछे जाए, बट ऐसे में तो पूछ सकते हैं भाई। ऐसे में आपको एग्जांपल दे दिया, ये चीज़ें पूछ लिया कि बताओ कि साइबर सिक्योरिटी जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें रिस्क कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, और उनका नाम बताओ। तो आप बता सकते हो सर ऑपरेशनल रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, फिर आगे हमारे पास कौन सी, फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये हमारी रिस्क होती है। ओके, तो ये यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया है। चलो आई होप सो आपको समझ में आया होगा सारा का सारा, ठीक है। चलो द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए। ये सिर्फ ओनली फॉर, हम कहते हैं ना जैसे लीनियर रिग्रेशन आपने पढ़ा है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन जैसा ही कुछ है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है सर, ये सिमिलर है अपना लीनियर रिग्रेशन जो पढ़ते हैं हम। लीनियर रिग्रेशन में क्या करते थे, लीनियर रिग्रेशन में आप क्या करते थे कि सर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे, और हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करते थे, राइट। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल कैलकुलेट करते थे जिससे कि आप कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करने में काम आती थी। लीनियर रिग्रेशन हम कब यूज करते थे कि हम कोई भी वैल्यू को
प्रिडिक्ट करने में काम आती थी, और वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और उसकी वजह से कोई डिपेंड निकालते थे। डिपेंड का मतलब जैसे आपने देखा होगा ए प्लस बी एक्स, है ना, तो ये क्या है, डिपेंड वेरिएबल है, किसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा भी आपके क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है सर, हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में काम करते थे। ये एक लीनियर रिग्रेशन है, सेम एज इट इज, आप बोलोगे सेम उसी जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी स्टैटिक्स यहाँ पे अच्छे से यूज होती है, थोड़ी सी स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और एक वैल्यू को प्रेडिक्ट की जाती है। अब कैसे वैल्यू को प्रेडिक्ट किया जाएगा, मैं आपको बोलूं कि सपोज करो यदि आपका रिजल्ट और स्कोर, या इसको ऐसे कर लो, आपका स्कोर और आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है, कैसे रहेगा, मैं आपको बोलूं जिसके यदि 30% से कम बने हैं वो सारे के सारे फेल है, और जिसके 30% से ज़्यादा बने हैं, है ना, 30% से कम बने हैं वो फेल है, और 30% से ज़्यादा बने हैं वो पास। सिंपल सी बात है। ओके, मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि किसी का 10% स्कोर आया, किसी का 20 आया, किसी का 35 आया, और किसी का 50 आया, और किसी के 90 आए। ओके, 10% आए, क्या वो पास है या फेल है? आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो फेल है। फेल है, तो आपने कहा सर वो फेल है, यस, मैं यहाँ पे फेल की बात कर रहा हूँ कि फेल है वो, तो यहाँ पे बोलोगे यस वो फेल है। 20% आया सर, यस वो फेल है। 35% आया, नो सर 30% से ज़्यादा है वो पास है, तो इसका मतलब नो वो फेल नहीं है, पास है। यहाँ पे 50% है, नो सर वो फेल नहीं है, पास है। 90% है, नो सर वो फेल नहीं है, पास है। तो आप यस और नो में आंसर दे रहे हो। ये चीज मैं आपको बोलूं कि ठीक है मेरे को 0 और 1 में बताओ, 0 का मतलब होता है फेल होना, और 1 का मतलब होता है पास होना। तो आप बोलोगे 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस, यस का मतलब क्या हो गया, 1, कि भाई सर पास है या फेल है। आप बोलोगे नहीं सर 0 फेल है, 20% फेल है, 35% यस सर पास है, 50% यस सर पास है, 90% यस सर पास है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये कहता है कि जब आपके पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिससे कि इसका रिजल्ट या इसकी जो वैल्यू प्रेडिक्ट होती है किसी पर्टिकुलर, और हमारे पास आउटपुट निकलता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका जो पूरा का पूरा सिंबल या हम जिसको हम कैटेगराइज करेंगे वो हमारा किस में होगा, या तो 0 और 1 में होगा, या यस या नो में होगा। मतलब आप या तो यस करो या नो करो, या तो हाँ करो या ना करो, बस इधर या तो ये या वो, ऐसा करो। मतलब इसको हम बोलते हैं बाइनरी। हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर किस भाषा में समझता है, बाइनरी कोड में समझता है। या तो 0 हाँ ना हो गया, या 1 हो गया, पास हो गया। तो सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है ना, ये हमारा 0 और 1 वाली कैटेगरी, मतलब बाइनरी कोड, यस या नो या हाँ या ना, सिर्फ यही भाषा को समझता है और इसी भाषा के ऊपर प्रिडिक्ट करवाता है। यहाँ पे जब हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं और उस डेटा से हम ये वाला आउटपुट निकालते हैं, दैट इज आर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और सर इसमें इतना ही सिंपल सा एक फंडा है क्या, बस इतना ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज कह रहा है रिग्रेशन में, इन्होंने खुद ने कह दिया कि रिग्रेशन की जो कैलकुलेशंस होती है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और आपको एग्जाम में सीएमए के एग्जाम में ये चीज कभी नहीं पूछेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द अबोव इज सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसको बाइनरी 0 और 1 में इन्होंने रखा है, कि आप ये वाला एग्जांपल ध्यान में रखो बस, कि हम क्या करेंगे कि बहुत सारे या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिससे कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो भी 0 और 1 में, यस या नो में, हाँ या ना में। दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या करा है, द टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर द यूज ऑफ स्टैटिक्स पैकेज ऑन द कंप्यूटर। क्यों, आपको बहुत सारी स्टैटिक्स आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बट इट इज टेस्टिंग ऑन द सीएमए, इट इज द रीजनेबल। वो आपको बहुत सिंपल से पूछेंगे। Candidate need to understand the logistic regression is used to determine the probability of the binary yes या no। आपको yes या no में पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग हैं जो कस्टमर है, वो यदि एक उनकी पर्टिकुलर एज होती है,
उससे नीचे है तो वो क्लेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं बोल दूँ कि 30 साल तक ही आप क्लेम कर सकते हो, तो आप बोलोगे सिर्फ 15 साल वाला लड़का क्लेम कर सकता है क्या, तो आंसर इज यस, तो आप बोलोगे 1। मैं बोलूँ किसी की एज 40 साल है तो बोले नहीं सर वो नहीं कर सकता, तो आंसर इज 0, वो नहीं कर पाएगा। दैट इज आर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बहुत सिंपल रिग्रेशन है, इन्होंने नया पॉइंट डाला है यहाँ पे, तो इतने दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन यूज मेक ए प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्शन लगाता है, वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। द नीड इज नॉट प्रिडिक्ट द न्यूमेरिकल आउटकम्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जरूर नहीं न्यूमेरिकली आउटपुट आए, यहाँ पर कुछ भी आउटपुट आ सकता है, बट रादर टू मेक द यस या नो प्रेडिक्शंस इज कॉल्ड बाइनरी आउटकम, जिसकी वजह से हमारा बाइनरी आउटकम आता है। आपको पूछेगा कि जो लीनियर रिग्रेशन होता है, लीनियर रिग्रेशन से हम क्या करते हैं कि सर हम एक न्यूमेरिकल आउटकम निकालते हैं, राइट, कि वहाँ से न्यूमेरिकल निकल के आएगा ही आएगा, एक वैल्यू निकल के आएगी प्रेडिक्ट में। लेकिन जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे जरूर नहीं है न्यूमेरिकल आइटम ही आए या न्यूमेरिकल आउटकम ही आए, यहाँ पे बाइनरी आउटकम भी आ सकता है, यस या नो, वो कंडीशन रखो, ठीक है। तो यहाँ पे येस और नो वाली कंडीशन, 0 और 1 वाली कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सीधा का एग्जांपल, यहाँ पर इतना ही समझाया, आगे एग्जांपल दे दिया। द लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुड बी यूज टू क्लासीफाई प्रोस्पेक्टिव आउटकम्स, प्रोस्पेक्टिव का मतलब आगे जो होने वाला आउटकम, वेदर दे वुड बी लाइकली टू रेस्पॉन्स फेवरेबली और प्रमोशनल मैसेज यस या नो बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक, कि हम कह सकते हैं कि हमारे डिपेंड करता है कि येस या नो में आंसर आए, 0 और 1 में आए, उसको हम बोलते हैं सिर्फ बाइनरी आउटकम्स में आएगा, दैट इज आर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहेंगे। और यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से नोट्स दिया हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा हम कहेंगे कि स्टैटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, कैलकुलेशन हमें बिल्कुल भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता बिल्कुल भी। द रीजन बिहाइंड दैट कि इन्होंने सिर्फ पॉइंट रखा है कि आप इस तरीके से वैल्यू को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे जब कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करना हो तो या कोई आउटकम्स प्रिडिक्ट करना हो तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई वैल्यू कैलकुलेशंस करके, वहाँ पे एग्जांपल पूछ लेगा वो आपको, तो लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ऐसे रिग्रेशंस यूज करके आप अपनी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हो, दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, चलो, तो यहाँ पे जितने भी थे नए टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं, कुछ एक दो टॉपिक और हैं जो सेक्शन में ऐड हुए हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो आज हमने अभी तक क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि सर जो नए नए टॉपिक आए हैं वो नए नए टॉपिक थे, एक तो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला, बैलेंस स्कोर वाला, स्कोर कार्ड, क्रिप्टो करेंसी की रिस्क, 4 रिस्क पड़ी थी, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब 1 बाय 1 की सेक्शन ई में क्या ऐड हुआ। सेक्शन ई में ऐड हुआ है नया कि हमारे पास ऑडिट कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैनेजमेंट फ्रॉड, कि हमारे पास ऑडिट कमेटी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब यदि कोई मैनेजमेंट फ्रॉड करके बैठा है तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, और यदि लाइन टू लाइन आप रीड करोगे तो कोई इतना नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, सारी चीज़ें पता है पहले से। द ऑडिट कमेटी में लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूँ, ठीक है। द ऑडिट कमेटी इज स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय मींस ऑफ मैनेजमेंट्स ओवरराइड द इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि जब हमारे मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करते हैं, मतलब वो अपनी दिखाते हैं, ओवरराइड करने का मतलब अपनी दिखाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये मेथड फॉलो करो, वो बोलते हैं नहीं करेंगे, हम तो अपना ही अलग करेंगे। क्यों करेंगे, कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, किस लिए, कि हमें बोनस मिल सके, हमें पोजीशंस इंक्रीज हो जाए, प्रमोशंस मिल जाए, क्योंकि हम अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको बताएंगे कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, है ना। तो इंटरनल कंट्रोल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसको ओवरराइड कर रहे हैं, तो उसको एड्रेस करना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिट कमेटी की होती है। एक कंपनीज मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल किस लिए, डिजाइनिंग, कि हमारे डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, और मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वो डिजाइन करता है, इम्प्लीमेंट भी करता है और मेंटेन भी करता है, किसके ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम ऑडिट कमेटी पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल एक्चुअल में क्या, मैनेजमेंट की ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल को ठीक करना, वो चाहे आपका कैसा भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो, या चाहे इंटरनल प्रोसेस से रिलेटेड हो, या चाहे कस्टमर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। लेकिन अभी हम ऑडिट कमेटी पढ़ रहे हैं, दैट इज आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड बातें हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिजाइन करना,
इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से मैनेजमेंट हैज अपॉर्चुनिटी टू ओवरराइड द कंट्रोल सिस्टम। सर सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है फिर, कि सर यहाँ पे डिजाइन करने का काम भी मैनेजमेंट को दे दिया, इम्प्लीमेंट करने का भी काम मैनेजमेंट को दे दिया, और उसको मेंटेन करने का काम भी मैनेजमेंट को दे दिया, तो सर वो अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। Thus, an organization is always risk for the danger caused by management override the control। और ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमेशा ही बेचारा एक रिस्क पे ही रहता है, राइट? क्योंकि अब देखो भाई, सिंपल सी बात है कि मुकेश बाबा ने अपने मैनेजमेंट टीम बना रखी है और उनको बोल रखा है कि तुम ही सारा काम करो, है ना? इंटरनल कंट्रोल को बनाओ, मेंटेन करो, मैं इम्प्लीमेंट करो, और डिजाइन भी तुम करो, ठीक है? मतलब डिजाइन करने का काम वगैरह सबका दे दिया। तो मुकेश बाबू को एक रिस्क हमेशा रहेगी कि सालों को ना सब काम इनको दे रखा है, तो ये तो खुद तो उल्टा कर सकते हैं ना हमारे साथ, है ना? ये तो खुद उल्टा कर सकते हैं ना, जिसकी वजह से यदि मान लो मैनेजमेंट ने कुछ उल्टा करके दिखा भी दिया और मुझे कोई डेटा प्रेजेंट कर रहा है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, कोई रिस्क होगी वो मैं डिटेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा, इनकी फ्रॉड को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। क्यों? कि बेटे ये बनाते खुद ही है, इम्प्लीमेंट भी खुद करते हैं और मेंटेन भी खुद करेंगे, तो अपनी गलती खुद आके क्यों बताएंगे मुझे? बात तो सही कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑडिट कमेटी कहते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मैनेजमेंट के फ्रॉड को पकड़ेंगे और आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर फर्दर मोर मैनेजमेंट ओवरराइड ए मेजर रिस्क फॉर द अनडिटेक्टेड फ्रॉड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अनडिटेक्टेड फ्रॉड को यहाँ पे हम पकड़ नहीं पाएंगे, मैनेजमेंट ओवरराइड कर देता है इनको। when the opportunity to override control is combined with strong intensive, यानी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव होता है, मैनेजमेंट का इंटेंसिव का मतलब इरादा, यदि उनका बड़ा इरादा होता है और वो कंट्रोल को ओवरराइड कर लेते हैं, तो सर वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनी में फ्रॉड होता है ना, ये इनकी वजह से होता है, ये गधे लोग ही होते हैं जो ये सारे खराब करते हैं। ये पूरा का पूरा, जैसे सत्यम कंपनी का घोटाला हुआ, पीडब्ल्यूसी उनकी कंपनी की ऑडिटर थी, तो यहाँ पे एक बड़ा लेवल का घोटाला हुआ। आप किंग फिशर देख लो, या जितने भी ये सारे कुछ लोग जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये मिलके एक बड़ा अपना इंटेंसिव जो बना के रखते हैं कि हमें इतना फायदा हो जाएगा, और अपने कंट्रोल को क्या कर देते हैं? ओवरराइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि यहाँ पे मुकेश बाबा ने कहा कि इस बार का मुझे प्रॉफिट 10 करोड़ का चाहिए, भाई साहब ने 10 करोड़ का दिखा दिया, एक्चुअल में है या नहीं है वो बात की बात है। क्यों? कि एक्चुअल में 10 करोड़ दिखा दिया तो मुकेश बाबा हमें क्या देगा? बोनस देगा, राइट? अपना प्रमोशन बढ़ाएगा। यहाँ पे क्या है, उनका एक इंटेंसिव हो गया, या वो चाहते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। मैनेजमेंट में कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसकी वजह से मैनेजमेंट क्या कर देते हैं? कमिट कर देते हैं एक फ्रॉड वाला काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को डिस्क्लोज करते टाइम। नो मैटर हाउ इफेक्टिव द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज, कोई मैटर नहीं करता कि आपका इंटरनल कंट्रोल कैसे चल रहा है, यदि इनकी गलती नहीं पकड़ में आती है, ये फ्रॉड कर लेते हैं, ये खुद ही डिजाइन करते हैं, खुद ही इंप्लीमेंट करते हैं और खुद ही मेंटेन करते हैं, तो सर इनकी गलती पकड़ में आएगी नहीं फिर, राइट? तो यहाँ पे क्या रहा है? इट कैन नॉट प्रिवेंट, इसको हम रोक भी नहीं पाएंगे, डिटेक्ट हम पकड़ी इनको देख ही नहीं पाएंगे, और फिर ऐसी एक्टिविटी को हम अपने सीनियर मैनेजमेंट के पास भी पता नहीं लगने देंगे वो सारे लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर यदि मैनेजमेंट चाहता है कि हम कोई बड़ा फ्रॉड करें, जिनका इंसेंटिव क्या है? यही है कि हम एक बड़ा फ्रॉड करें और कंपनी के जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है वो दिखा दें अचीव हो रहा है, और उससे हमें बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पर सर हम उनकी गलती को पकड़ भी नहीं पाते हैं, डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, और जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है जो सीनियर मैनेजमेंट को हम बताते हैं, वो भी नहीं कर पाएगा सर। इसीलिए इसीलिए ऑडिट कमेटी ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी। ऑडिट कमेटी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन गधों को ना आप पकड़ के रखो, क्योंकि ऐसे तो फिर पता ही नहीं चलेगा। और जो शेयर होल्डर है हमारे, वो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर वो तो यही प्रिडिक्ट करते हैं कि हम यहाँ पे हैं और हमारे बिहाफ पे आप अपनी कंपनी चलाओ, हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं आंख बंद करके। उन्होंने आंख बंद कर ली और ट्रस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट तो उल्टा काम कर रही है। एक दिन पकड़ में आएगा, सारी कंपनी के शेयर डूबेंगे, सारी कंपनी डाउन होगी, पता चले बंद भी हो सकती है, तो पैसे तो पूरे गए ना शेयर होल्डर के। तो शेयर होल्डर ने ट्रस्ट करके आपको भेजा है, तो अब इनका भाई, ये तो दूसरे कामों को पकड़ते हैं, लेकिन इनके काम को कौन पकड़ेगा? तो इसलिए एक ऑडिट कमेटी बना दी और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम है ना ध्यान रखोगे। इसका मतलब मॉनिटर कौन हो गया? ऑडिट कमेटी हो गया। तो सम ऑफ मेनी वे इन विच मैनेजमेंट कैन इंटेंशनली मिस प्रेजेंट द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंपनीज थ्रू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर। तो यहाँ पे कुछ तरीके बता रखे हैं
कि इन इन तरीकों से वो गधे यहाँ पे फ्रॉड कर सकते हैं। और वो गधे क्या क्या फ्रॉड कर सकते हैं, ये फ्रॉडों का नाम बता रखा कि ऐसे वो यहाँ पे फ्रॉड करेंगे और हमें पकड़ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें नाम दे दिए, थोड़े से वो फ्रॉड पढ़ लेते हैं। क्या होता है सर? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस रेवेन्यू और अदर ट्रांजेक्शन। फिक्टिशियस का मतलब हो गया जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे ही फेक उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू जो एक्चुअल में है ही नहीं। सपोज करो, मान लो उन्होंने एंट्री दिखा दी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे मान लो 10 करोड़ दिखा दी और 10 करोड़ रुपए सेल दिखा दी, तो आपका सेल तो बढ़ गया, राइट? सेल इंक्रीज हो गया। पता चले वो जो आइटम था उन्होंने भाई साहब ने घर पे लगवा लिया, मैनेजमेंट ने घर पे लगवा लिया और अकाउंट रिसीवेबल कर दिया। तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब हमारे एआर पड़े हैं कि हम इसे पैसा आने वाले हैं, 1 साल आएंगे नहीं, तो केस में तो कोई जनरेशन हुआ नहीं और लास्ट में बता देंगे सर ये पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया। गधे कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। फिर सेल बढ़ा ली, अपना प्रॉफिट जो जितना कमाना था उतना भी दिखा दिया, मैनेजमेंट खुश, मुकेश बाबा खुश कि बोलो इनको सबको ना रोलेक्स वॉच दो जो मेरे बेटे ने पहन रखे, सारी दे देंगे वो, क्योंकि अरे वाह यार इन्होंने अच्छा खासा सेल बढ़ाया। सेल बढ़ा दी, पर देखिए तो पता चला कि उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो एआर पड़े हैं वो उन्होंने फिक्टिशियस दिखा रखे हैं। ये सेल भी फिक्टिशियस है, वास्तव में है ही नहीं सेल। क्यों? कि सर जब ये एंट्री पास करेंगे तो इनके ऊपर कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट है, खुद कंट्रोल कर रहा है, खुद डिजाइन बना रहा है, खुद इंप्लीमेंट, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये लास्ट में जाके बोल देंगे हमने तो बेड डेब्ट्स के ऊपर डाल दिया था, हमने इस साल पूरे के पूरे राइट ऑफ भी कर दिया, सब कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया। तो ये पहला इन गधों का काम हो रहा है। दूसरा, चेंजिंग द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन फॉर द लेजिटिमेट ट्रांजेक्शंस, कि हमारे पास जो मान लो कि कानूनी ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो कानूनी ट्रांजेक्शन्स का टाइमिंग ही चेंज कर देते हैं। कि इस बार हमने कोई मान लो कि बड़ा कोई कांड हुआ इनके साथ, कोई इनके ऊपर कोई केस वेस फाइल कर दिया और यहाँ पे केस फाइल करने से इनको मान लो 10 लाख रुपए का एडवोकेट को फीस देनी पड़ गई। अब यदि सच होगी ये 10 लाख की एडवोकेट की फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रखेंगे तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट कम होगा और मुकेश बाबा इनको डांट पटकेगा कि गधों तुम कर क्या रहो, एक तो केस आया कैसे हमारे ऊपर, आया तो ये 10 लाख रुपए, तुमने प्रॉफिट भी अचीव नहीं करा, इस बार तुमने मेहनत ही नहीं करी। भाई साहब क्या करते थे, इस साल का अगले साल रिकॉर्ड कर देते हैं, इस साल रिकॉर्ड ही नहीं करते, अगले साल रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइमिंग ही चेंज कर देते हैं। ये गधे लोग क्या कर रहे हैं, टाइमिंग चेंज कर रहे हैं। तरीका है, यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं हम, तरीके पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से ये गधे लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉड कर सकते हैं। दूसरा, एस्टेब्लाइजिंग एंड रिजर्विंग सर्व स्मूथ रिजल्ट, और एकदम मतलब इस तरीके का रिजल्ट बना के दिखाते हैं, मतलब इस तरीके से फिक्स कर देते हैं कि भाई देखते ही मजा आ जाए, आहा, शेयर होल्डर पोटेंशियल इन्वेस्टर सारा देखते खुश हो जाए कि कितना बढ़िया स्मूथ रिजल्ट निकाला है इस बार मैनेजमेंट ने, राइट? प्रैक्टिसिंग अग्रेसिव कैपिटलाइजेशन एंड एक्सटेंड द अमोर्टाइजेशन पीरियड। सारे देखो हर आइटम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट में दिखाओ, प्रॉफिट में दिखाओ मत, इनकम स्टेटमेंट में लाओ ही मत इसको। इनकम स्टेटमेंट में लेके आ गए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, कुछ होगा ही नहीं भाई, प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कैपिटलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अग्रेसिव है कि जल्दी से जल्दी करो। मान लो उन्होंने कुछ रिपेयर भी करवाया ना तो बोल देते हैं इसको कैपिटलाइज कर दो। मान लो उन्होंने कुछ कंप्यूटर में लैपटॉप में हार्ड डिस्क खराब हो रखी है उसको ठीक कराया, बोले कैपिटलाइज कर दो। सारे आइटम ऐसे कैपिटलाइज करा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ला ही नहीं रहे, इसका मतलब प्रॉफिट तो ज्यादा रहेगा। और एक्सटेंडेड अमोर्टाइजेशन पीरियड क्या कर रहे हैं, पहले मान लो कि 5 साल का अमोर्टाइजेशन था, यदि 1 लाख रुपए के ऊपर 5 साल का अमोर्टाइजेशन होगा तो हर साल का कितना कितना आएगा, 20-20 हजार रुपए अमोर्टाइजेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंड। लेकिन एक्सटेंड कर रहे हैं, बोले नहीं 5 नहीं यहाँ पे 10 कर दो, 10 करेंगे तो बोले 20 की जगह अब सिर्फ 10-10 हजार रुपये अमोर्टाइज होगा, तो अमोर्टाइज 10 हजार होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, हाँ प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये गधे लोग इस तरीके से कर रहे हैं। स्ट्रक्चरिंग सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इन सच वे एज ए अचीव फाइनेंशियल टारगेट, कि इस तरीके के काम करते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिससे कि उनका फाइनेंशियल टारगेट है वो अचीव हो जाता है। फिक्टिशियस रेवेन्यू दिखाना, फालतू के खर्चे मतलब जो खर्चे हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना, या जो रिकॉर्ड करना कम वैल्यू पे करना, डेप्रिसिएशन सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करना, ये सारे काम कर रहे हैं कौन, मैनेजमेंट कर रहा है। Not segregating unusual gain from the other operating revenue on the income statement to create the false impressions that the future revenue could be as a high, मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ऐसे दूसरे गेन होते हैं ना उनको दिखाई नहीं रहे, दिखाते ही नहीं है, और फिर अचानक से फ्यूचर में उसको मान लो कि जिस टाइम कम हो रहा है उस टाइम दिखाएंगे तो बोलेंगे हमारा रेवेन्यू हम तो सर मेंटेन करके चल रहे हैं। एटलीस्ट जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है उसको तो अपन इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में दिखाना चाहिए ना।
तो वहाँ दिखाएंगे तो भाई साहब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो तो कहेगा तुम गधों, सेल्स तो कुछ कर ही नहीं है, तो अलग दूसरा रेवेन्यू आ रखा है। तो वहाँ पे क्या हो कर रहा है, सही तरीके से सेग्रीगेट ही नहीं कर रहा है। बोले अनयूजुअल जो रेवेन्यू आ रहा है अदर ऑपरेटिंग से, उसको भी सेल टिका देते हैं, कभी कभी रेवेन्यू में टिका देते हैं। या कभी कभी जैसे मान लो प्रॉफिट कम हो रहा है या सेल्स कम हो रही है, उस टाइम वो लाके दिखा देते हैं जिससे प्रॉफिट और जिससे रेवेन्यू उनका वापस हाई हो जाए। तो सर उल्टा फुल्टा काम कर रहे हैं, सेग्रीगेशन मतलब सही तरीके से उन्होंने पार्ट ही नहीं लगाया कि सेल्स में क्या जाएगा, इनकम जो गेन लॉसेज हो रहे हैं उनमें क्या क्या आइटम आएगा, कुछ भी दिखा रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट केस फ्लो एज द ऑपरेटिंग केस फ्लो ऑन द स्टेटमेंट ऑफ केस फ्लो। क्या कर रहे हैं कि सर जो फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो हमने धंधे से कितना कैश बनाया है। गधों जाके पहले पढ़ो, क्लासें लो लिम्स इंटरनेशनल की, कि इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आते हैं और अपना धंधे वाला ट्रांजेक्शन क्या होता है। ये भाई साहब सबका सब धंधे में दिखा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं कि देखो देखो ओ हो हमने इस बार कितने कैश फ्लो जनरेट करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अंडरस्टैंड। यूज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इनहेरेंट द अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइसेस मिस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल रिजल्ट। कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी जो मान लो कि जहाँ छोटी मोटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको ये यूटिलाइज करते हैं और मिस रिप्रेजेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को। कि वहाँ पे देखो कि उनको पता चले ना कि लिफो और फिफो, और उनको पता चले कि सो लिफो इज नॉट अलाउड, बट मान लो कि कहीं ना कहीं लिखा हो कि लिफो इज अलाउड, आप लिफो यूज कर सकते हो, भाई साहब पहले लिफो यूज कर लेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में है वो पहले बेचने लग जाएंगे। अंडरस्टैंड। लास्ट में है वो पहले बेचने लग जाएंगे, फर्स्ट में है वो बाद, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब दोनों में से कौन सा जिसमें प्रॉफिट आए हो। प्रॉफिट किस में हाई होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में प्रॉफिट आई होता है। तो यहाँ पे इनहेरेंट निकाल लेते हैं पॉलिसी से रिलेटेड। इनहेरेंट का मतलब जो एक रहती है कमियां रहती है, वो कमियां वहाँ पे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी निकाल देते हैं और उन कमियों को यूटिलाइज कर देते हैं और जिससे फाइनेंशियल रिजल्ट अचीव करते हैं। दैट इज फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, जो अपने कंपनी के मैनेजमेंट है उनका कर्मकांड बता रहे हैं कि इस तरीके से वो उल्टा उल्टा काम कर सकते हैं। आपको भी पता होना चाहिए सारी बातें कि वो क्या क्या काम उल्टा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। और फिर यहाँ पे बताया कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस ओवरसाइट इज ओनली, क्या बता रहे हैं, डिटेरेंट टू मैनेजमेंट फ्रॉड। कि यहाँ पर जो ये काम है ना जो बता रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी का काम है कि इन गधों के ऊपर निगरानी रखो और इनके फ्रॉड को पकड़ के लेके। इसीलिए इसीलिए मैनेजमेंट ओवरराइड इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा ओवरराइड करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट हाउ ऑडिट कमेटी कैन टेक सेवरल इंटेंशनल एक्शंस इंक्लूडिंग। कि यहाँ पे ऑडिट कमेटी होती है हमारी, वो थोड़े से ऐसे कुछ एक्शंस ले सकती है इसको कम करने के लिए। क्या क्या ले सकती है कि मेंटेनिंग ए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्केप्टिज्म। स्पेक्टिज्म का मतलब क्या होता है कि मेंटेनिंग ए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म का मतलब होता है शक करना, शक करना मतलब उनको शक हो जाता है। स्केप्टिज्म का मतलब क्या हो गया, शक करना। कि इस तरीके का मेंटेन करेंगे अप्रोप्रिएट लेवल, जो यहाँ पे शक की निगरानी से इनको देखेंगे, शक रखेंगे इनके ऊपर। भाई ऐसा होता है ना कि अरे यार तूने करा होगा, तूने करा होगा, तूने करा होगा, तो मैनेजमेंट को भी डर रहेगा कि यार इनको शक तो है मेरे ऊपर, मैं नहीं करा होगा, तो हम अब मुझे ध्यान में रखना है, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी। तो एक हम इसके स्पेक्टिज्म ध्यान में रखेंगे। और नॉलेजिंग द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्नोलॉज करेंगे उनका। एक्नोलॉजिंग का मतलब क्या होता है, उनका जो काम हो रहा है उसको सही तरीके से ध्यान देंगे, उनके ऊपर निगरानी रखेंगे, उनको बार बार हम कहेंगे कि स्पेक्टिज्म वाला सीन रखेंगे कि हम, तू है ना, तू मेरा सस्पेक्ट है, तेरे ऊपर मैं शक करके बैठा हूँ, तू ये उल्टा काम तू ही कर रहा हो। तो ऑडिट कमेटी ऐसा करने लग जाएगी ना, तो ये मैनेजमेंट जो गधे लोग हैं ना जो उल्टा काम कर रहे हैं वो करना थोड़ा कम कर देंगे। एक्चुअल में देखो पहले बात तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लाइन क्या बोल रही है कि डिफिकल्ट है भाई, लेकिन इसको कम तो कर सकते हैं, एक लेवल तक कम कर लो ना। दूसरा फिर आता है कि सर हमारे ऑडिट कमेटी है उसकी जो स्ट्रेंथिंग है वो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारा फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल आ जाए। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वायरमेंट, कि सर हम इस बार क्या करेंगे, ऑडिट कमेटी के मेंबर को थोड़ा बढ़ाएंगे जिससे कि वो बिजनेस को समझ पाए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझ पाए। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि यार मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ऑडिट कमेटी वाले सारे रिकॉर्ड को पकड़ लेंगे और उनको सब कुछ आता है। उनको आता है अकाउंट रिसिवेबल को कैसे रिकॉर्ड करना है, सेल्स कब रिकॉग्नाइज करनी है, कब वारंटी के खर्चे बुक करने, सारी चीज़ें इनको पता है। वो अब उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते इसमें। तो आप क्या करें, ऑडिट कमेटी के मेंबर में ही थोड़ा सा
नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा दो, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग टू आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क एंड देन प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंग टू द कंबाइंड लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ईच। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी आप थोड़ी सी अपना दिमाग लगा के काम करो और दिमाग लगा के अपनी रिस्क को पकड़ो और फिर उनको प्रायोरिटाइज करो, मतलब उनको देखो कि कौन सा बड़ा रिस्क है, कौन सा छोटा रिस्क है, कौन सा कोई ऐसा रिस्क है जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। बड़ा रिस्क है उसको प्रायोरिटाइज करो और उनकी लाइकलीहुड यानी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करो कि कितना यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ईच की हम देखेंगे यहाँ पे कितना मटेरियल अमाउंट या सिग्निफिकेंट अमाउंट में कितना इम्पैक्ट आ सकता है, कितना प्रोबेबिलिटी है, उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम करेंगे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बुद्धि वाला काम। कल्टिवेटिंग एंड विग्रेस विसल ब्रोवर प्रोग्राम। कल्टिवेटिंग एंड विग्रेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप ना थोड़ा सा इनके ऊपर ना इस तरीके का कल्टिवेटिंग ए विग्रेस विसल ब्रोवर प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि एक आप विसल ब्रोवर तो नाम सुना होगा कि कंपनी में एक ऐसा आदमी हो ना जो ये जितने भी उल्टे फुल्टे काम करते हैं उनकी जाके चुगली करने वाला, जो मैनेजमेंट को जाके चुगली करता है, तो उसको हम विसल ब्रोवर कहेंगे। और विग्रेस का मतलब क्या हो गया, सख्त वाला, मतलब एकदम सख्त वाला पर्सन, जो कहते हैं ना कि एकदम हैवी बंदा, जो वो बंदा इसके ऊपर क्या करेगा, कल्टिवेटिंग यानी कोई चीज़ को बनवाना या करवाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस तरीके का विसल ब्लोअर प्रोग्राम रखेंगे जो सख्ती से इनके पास पेश आएगा। इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर मान लो इनसे दोस्ती कर लेगा या इनको बख्श देगा, ऐसा काम नहीं होगा। फटाफट छोटा भी मिस्टेक लगेगा आके हमें बोल देगा। तो हम इस तरीके का विसल ब्लोअर प्रोग्राम भी अटेंड करें। ऑडिट कमेटी ऐसा करने लगी है तो बोलो फिर तो क्या दिक्कत हो सकती है। उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। फिर असेसिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कल्चर, कि हम कल्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल इवेल्युएटिंग द एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग्स वगैरह, ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह देंगे। एथिक्स को बताएंगे और उनके कोड ऑफ कंडक्ट को बताएंगे कि आप इस तरीके से मत करो। और मैनेजमेंट के वायलेशन जो कोड होते हैं उनके बारे में इनको बताएंगे। और इनसे यदि रिलेटेड ये फिर भी करते जा रहे हैं तो भाई साहब को पनिशमेंट देना भी स्टार्ट कर दो फिर, है ना। तो ये तरीके हैं कि हमारा ऑडिट कमेटी जो मैनेजमेंट ही उल्टे फुल्टे काम कर रहा है ना, इनको रोकने का। सिंपल सी बात है, देखो पहले बात तो हमने पहले देखा कि इट्स नॉट ए फिक्स, हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जरूरी नहीं हर ट्रांजेक्शन्स को हम पकड़ लें, डिटेक्ट कर लें, प्रिवेंट कर लें। क्यों, ये सर डिज़ाइन करना भी इनका काम है, इम्प्लीमेंट करना भी इनका काम है और इनको मेंटेन करना भी एक मैनेजमेंट का काम है। बट कहीं ना कहीं किसी किसी हद तक हम इनकी गलती को पकड़ लें, वो ऑडिट कमेटी का काम होगा। ऑडिट कमेटी फिर इनको पकड़ेगी। पकड़ने के तरीके हो गए, पहले ऊपर देखा हमने कि फ्रॉड कैसे कैसे कर सकते हैं ये लोग, और फ्रॉड करेंगे तो फिर ऑडिट कमेटी किस तरीके से यहाँ पे काम लगा सकती है। सबसे पहला कि मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्पेक्टिज्म, हम यहाँ पे स्पेक्टिज्म लगाएंगे, जिससे कि उनको लगेगा कि यार हमारे ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। हर पर्सन को ऐसा लगेगा कि यार मेरे को ये शक से क्यों देख रहे हैं, है ना। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कमेटी मेंबर के लोगों को बढ़ाएंगे जिनको अच्छे से नॉलेज हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, तो वो इजीली ट्रांजेक्शन्स को रीड कर पाएँ। फिर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग लगा देंगे, बुद्धि से लगा के काम करेंगे। विसल ब्लो प्रोग्राम को थोड़ा सा विग्रेस लगा के रखेंगे, सख्ती से पेश लेके आएंगे और इनको थोड़ा सा गाइड भी करेंगे क्या क्या हो रहा है। ये कौन करवाता है, ये करवाता है हमारा जो ऑडिट कमेटी होता है वो करवाएगा, ठीक है। तो ये थी ऑडिट कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरीके से वो मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करेगा। अब आता है नेक्स्ट कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ऑलरेडी आपने कवर करके। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीईओ डिटरमाइंड बाय द कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि यहाँ पे जो सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आपके धंधे को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये कौन करता है, कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्या करेगा, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करेगा। सीईओ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी कैन एक्सटेंसिव और दे कैन वेरी लिमिटेड, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर सीईओ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्सटेंसिव भी हो सकती है या कुछ कुछ काम के लिए वो थोड़ी सी लिमिटेड भी फिक्स हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट्स टू द सीईओ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिपेंड करेगा सीईओ कितना काम वाला बनता है ना। इसको मान लो अभी नया नया आया तो सारा काम थोड़ी संभाल देंगे कि भाई सारा काम तू संभाल, ऐसा नहीं। इसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि भाई आज इतना कर। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होगा फिर थोड़ा इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, फिर और बड़ा होगा तो थोड़ा इसका एक्सटेंसिव और बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा। जैसे गूगल कंपनी के ऊपर सिंदूर पिन चाहिए अपना, तो उसको एक बड़े पैमाने के ऊपर अथॉरिटी दे रखी है,
लाइक फर्स्ट ज्वाइन करते जब उसको सीईओ बनाया गया था तो सारा सब कुछ थोड़ी दिया था उसको, छोटे छोटे एक लिमिटेड रखा उसको रिसोर्सेज, फिर धीरे 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 इनको अच्छे से यूज करना स्टार्ट करा। अदर डिटर्मिनेंट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड द साइज ऑफ कंपनीज एंड द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। और फिर हम देखेंगे कि सीईओ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी की साइज भी छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो जाता है तो फिर सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे हो जाती है। और जो कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर है वो भी इस तरीके से होता है। एक बिजनेस में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है कि सर 3 लेवल पे बनाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। अंडरस्टैंड? इन जनरल हाउएवर सीईओ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग द कंपनी, कि सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी को ग्रो करना। ये नोट कर लेना पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपको पूछ ले तो कि सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये पॉइंट 1 नंबर हो गया। 2 नंबर इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए। यहाँ एग्जाम में लिखते हो तो इट्स मत यूज करना, इंक्रीजिंग ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी यूज करना है। इट्स का मतलब ये तो यहाँ के बात कर रहा है कि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसकी। मॉनिटरिंग कंपनीज परफॉर्मेंस, की कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। फॉर द पब्लिकली ऑन्ड कंपनीज इम्प्रूविंग मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, कि यहाँ पे हमारे पास यदि कोई कंपनी प्राइवेट पब्लिकली हेल्ड है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करती है, तो वहाँ पे उसके अपने स्टॉक मार्केट की प्राइस को इंक्रीज करने में ध्यान दें। सीईओ टिपिकली स्पेंड टाइम द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड अदर एक्टिविटी रिलेटिंग टू द प्लानिंग एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी, कि वो क्या करें, प्लानिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और प्लानिंग करें ओवरऑल ग्रोथ की। प्लानिंग इस तरीके से करें कि सारी कंपनी को आगे कैसे लेके जाए। एलोकेशन ऑफ कैपिटल्स विद इन द कंपनी, कि जो कंपनी है वो उसका सही तरीके से एलोकेशन करे, कहाँ से फंड रेज करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, ये सारा काम। डेट से कितना लेना है, कैपिटल से कितना लेना है, बॉन्ड से कितना लेना है, ये सारा काम कौन कर रहा है, सीईओ करता है। टीम बिल्डिंग, अच्छी टीम बनाए, अच्छे लोग हायर करें, सब कुछ बढ़िया करें। बिजनेस यूनिट रिव्यू करें, कि यदि एक से ज़्यादा आपका, मान लो कि आपका हेड ऑफिस के अलावा भी कोई ब्रांचें हैं या कहीं यूनिट्स बना रखी है, सेगमेंट है, तो उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करें कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर आता है इंटरेक्टिंग विद द कंपनी सीनियर एग्जीक्यूटिव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर एरिया अथॉरिटी आर परफॉर्मिंग, कि हम यहाँ क्या करेंगे, जो सीनियर रेस्पॉन्सिबिलिटी या सीनियर जो एग्जीक्यूटिव है उनके साथ में हम टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करें और उनको पूछते रहें कि गतो तुम क्या काम कर रहे हो, सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये सीईओ का काम होता है। द सीईओ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज कल्चर एंड फॉर सिटिंग द टॉप एट द टॉन एट द टॉप, कि जो सीईओ होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के कल्चर को सेट करना, जो हमारे टॉन एट द टॉप में बनाया जाता है। हु इज़ द इम्पोर्टेंट, विच इज़ द इम्पोर्टेंट इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल इन मेंटेनिंग द एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिव बना के रखना और हमारे एथिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन करना। फर्दर मोर द सीईओ में बी इन्वॉल्व इन द पब्लिक रिलेशन मीडिया अपीयरेंस, जो हमारा सीईओ होता है इसलिए वो इन्वॉल्व होता है पब्लिक रिलेशन, कि सुंदर पिचाई कहीं बाहर आ जाता है और आके अपनी फुटेज लेना स्टार्ट करेगा, मीडिया के सामने आके अपनी अपीयरेंस दिखाएगा। एंड स्पीकिंग एट द कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होता है वो सीईओ एग्जीक्यूट करता है। एंड एड्रेसिंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के सामने बैठ के बात करने का काम भी कौन करता है, अपना सीईओ ही करता है। जब अपने पास डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करता है कौन करता है, वो सीईओ ही करता है, ठीक है। एंड द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ में बैठ के वही बात करेगा। एंड जनरली सर्विंग द फेस ऑफ द कंपनी, मतलब कह सकते हैं कि जो कंपनी का चेहरा होता है ना, जो कंपनी का रियल चेहरा होता है ना, वो सीईओ ही होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो कंपनी को चला रहा है वही होता है। तो आपने देखा होगा एप्पल कंपनी का मालिक आपको नहीं पता, गूगल कंपनी का आपको मालिक नहीं पता, लेकिन एक बंदा जरूर पता है, सुंदर पिचाई। क्यों? कि हर जगह वही आता है, चाहे मीटिंग हो, चाहे शेयर होल्डर को मीटिंग रखनी हो, उनके साथ में आना हो, मीडिया के सामने आना हो, सब कुछ कर रहा है वही कर रहा है। तो इसके लिए बोलते हैं हम फेस ऑफ द कंपनी। प्रैक्टिकली इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस, कि हम कोई भी जब कोई उल्टा फुल्टा काम हो जाता है कंपनी के साथ में, कुछ क्राइसिस हो जाते हैं, तो भी यही इसी बंदे को पकड़ा जाता है सबसे पहले। आपने देखा होगा बहुत बार पेटीएम का जो सीईओ था उसको भी सबसे पहले रिजाइन नहीं उसी को मारना पड़ा। क्यों मारना पड़ता है? क्योंकि भाई वही है फेस ऑफ द कंपनी, उसी ने सारा सब कुछ रूल बनाया, उसी ने सारा सब कुछ बनाया। तो देखो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी। द सीईओ शुड नॉट सर्व एज अ चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक जो सीईओ होता है वो क्या नहीं कर सकता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन पे वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। द बोर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड मॉनिटरिंग द सीईओ, बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि बस सीईओ को देखते रहो वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ द सीईओ वेयर टू सर्व द चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द सीईओ वुड इन इफेक्ट द मॉनिटरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ।
तो यदि आप बोलते हो कि इसको भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं, तो भाई साहब अपने काम को खुद ही वेरीफाई करना मजे की बात होगी या नहीं होगी? हाँ सर। और जब अपने काम को खुद ही वेरीफाई करना, तो हम तो गलत तो करते ही नहीं है। हम तो कोई काम गलत करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? कि हम हैं सर। बट आपके काम को कोई दूसरा वेरीफाई करता है, तभी आपकी गलती पकड़ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी। तो सीईओ कैन शुड नॉट सर्व एज द चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि उसको मत दीजिए वहाँ पे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है सीईओ की मॉनिटरिंग करना। और यदि आपने उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बना दिया, तो वो अपने काम को खुद ही वेरीफाई करेगा। तो सर ये सही तरीका नहीं होगा, राइट। तो ये होता है सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल रिस्क। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का मतलब सर हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं उसको सही तरीके से मेंटेन करना। ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम को सही तरीके से बना के रखना। तो सर इंटरनल कंट्रोल रिस्क एक तो रहती है, हम गारंटी नहीं देते कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल एकदम ठीक है। हम एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिज़ाइन की गई है, जो भी हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ये रीजनेबल एश्योरेंस है कि सब ठीक है, ट्रू एंड फेयर में है। और हम जो भी रिपोर्टिंग करते हैं, किसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं? हम ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड कंप्लायंसेस के ऊपर हम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और कंप्लायंसेस, ये ऑलरेडी देखो हमने डिस्कस कर रखा है। दिस इज नॉट ए न्यू, इन्होंने सिर्फ पैराग्राफ बनाया है। तो आई होप सो कि आप इसको स्टडी कर रहे होंगे पहले से। इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी अपने बहुत अच्छे से कर रखा है। तो यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व होती है सर, हम गारंटी नहीं देते हैं कि सारा का सारा सब कुछ ठीक हो रहा है। हम एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल हमारा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है और सही तरीके से वर्क कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करने का काम मैनेजमेंट का ही होता है। मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल, कि सही तरीके से वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल हर चीज़ के ऊपर होता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, चाहे वो हम ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे कंप्लायंस से रिलेटेड हो, सारे काम ऑन टाइम होने जरूरी है। ओके, तो ये इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड था। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ देखना ज़रूरी है, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, देन द टेस्टिंग एंड एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। टेस्टिंग एंड एडिक्वेसी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, तो टेस्टिंग वाला तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। क्यों? देखो, टेस्टिंग का मतलब हो गया टेस्टिंग द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आप ना इंटरनल कंट्रोल से इफेक्टिव काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही तरीके से मैनेज है या नहीं, ये सारा काम हम किस में देखते हैं? जब इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको पूछूं कि बताओ इंटरनल कंट्रोल की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कौन इसको मेंटेन करेगा, कौन इसका ध्यान रखेगा? तो आप बोलोगे सर इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करने का काम हमारा मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द एडिक्वेट का मतलब सही तरीके का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग अलग चीज़ें दे रखी है, आप आराम से देख लेना। इंटरनल कंट्रोल कोर्स ऑफ फ्रेमवर्क के अंदर भी आता है, और अपन ने पीका जो फेस भी है जहाँ पे अपन देखेंगे, वो भी फॉरेन क्रेडिट प्रैक्टिस एक्ट, उसमें भी आता है इंटरनल कंट्रोल। बट ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो उसकी डिज़ाइन कैसे, किस तरीके से वो ऑपरेट होता है, सारी बातें हम उसमें देखेंगे। अब आता है उसमें कंट्रोल को टेस्ट कैसे किया जाता है, सिलेक्टिंग कंट्रोल टू टेस्ट, कि इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए आप क्या करोगे? कुछ टेस्ट करवाओगे, और टेस्ट का नाम क्या दोगे? कि टाइप ऑफ टेस्ट, कि सबसे पहले इंक्वायरी, कि आप क्या करो कि मैनेजमेंट क्या करेगा, या आप जो मैनेजमेंट क्या करेगा कि यहाँ पे जाके हम स्टाफ को पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही, कोई दिक्कत। जैसे इंक्वायरी करते हैं ना अपन, किसी को हम इंक्वायरी करेंगे भाई, जैसे आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है नहीं। यदि कहीं गलत इंक्वायरी में पता चल गया कि नहीं उल्टा फुल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल खराब है। आप टेस्ट कर रहे हो इंटरनल कंट्रोल को, कि आपने जो एस्टेब्लिश करा है एडुकेट इंटरनल कंट्रोल, उसका आप टेस्ट कर रहे हो कि वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहाँ पे इंक्वायरी इन्वॉल्व्स आस्किंग मैनेजमेंट एंड स्टाफ फॉर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ व्हाट दे डू एग्जीक्यूट एंड पर्टिकुलर कंट्रोल, कि उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो आप बताओगे कि सर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे स्टाफ्स को या सबको पूछेंगे सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा, आप इंक्वायरी करोगे, है ना। दूसरा क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसमें इंक्वायरी करते टाइम बहुत सारे डेटा आपको ऐसे मिलेंगे जो जिसके ऊपर आपको काम करना है, तो वो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ मैंने लिख लिया ये चीज़ें, तो आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के प्रोसीजर को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ ये काम हो रहा है नहीं हो रहा। उन्होंने बोल तो दिया
कि ये चीज़ें ऐसे होती है कि यहाँ से सर हमने जब केस आता है हमारे पास तो केस की एंट्री हम करते हैं, फिर हमारा जो केस सर होता है वो बैंक जाता है, बैंक में जाके जमा कराता है, उसकी रिसिप्ट ला के अकाउंटेंट को रखता है, ऐसे मतलब पूरा प्रोसेस है। तो प्रोसेस सिर्फ इंक्वायरी करने से तो मिल गया, लेकिन ऑब्जर्व भी तो करो ये सब फॉलो करते हैं क्या। सेफ गार्डिंग ऑफ ड्यूटीज आपने लगा रखी है, थोड़ा ऑब्जर्व करके तो देख लो ऐसा होता है या नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब सेफ गार्डिंग ऑफ ड्यूटीज बना रखी है, दोनों भाई दो बंदों को अपन ने अलग अलग ड्यूटीज दे रखी है, दोनों बैठ के सुट्टा मार रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीज़ें, ऑब्जर्विंग भी तो होनी चाहिए कि इन्होंने बोला कि हम ये काम ऐसे करते हैं, इंक्वायरी में पता चल गया, उसको फिर ऑब्जर्व कर लिया आपने, हाँ। फिर उनको इंस्पेक्शन देखो, उनका काम देखो, एग्जामिन करो उनको कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मतलब उनको प्रोसीजर बताओ कि मैंने जाके बोल दिया कि चलो ठीक है आप ऐसा कर रहे हो, एक बार इसको करके दिखाओ, तो आप इंस्पेक्शन कर रहे हो चीज़ का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन इज द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कंट्रोल प्रोसीजर, कि आपके जो डॉक्यूमेंट आपने क्या कर दिया कि अच्छा केस जमा कराया था, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया ये करवा रहा है नहीं करवा रहा, हाँ। फिर आपने उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया कि दिखा केस डिपॉजिट कहाँ करवा के आया, बैंक में एंट्री तो होनी चाहिए, तो आप इंस्पेक्शन कर रहे हो। तो क्या करो, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन करवाना, ठीक है। आपने देख लिया कि एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पे आपने जो सारी एंट्रियाँ वो सही तरीके से की या नहीं की, बैकअप सारा सब लिया लिया, क्लोजिंग एंट्रियाँ पास करी कि नहीं करी, सही तरीके से आपने जिस हेड में जाना चाहिए था उसकी सही कैलकुलेट करके एंट्रियाँ डाली कि नहीं डाली, यहाँ सारे की सारी चीज़ें हम क्या करें, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इंक्वायरी कर ली, पता चल गया प्रोसेसर क्या है, उस प्रोसेसर को हमने एक दिन 2 दिन बैठ के ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा काम तो हो रहा है, बट ऐसा ऐसा काम हो रहा है, वो जा तो रहा है बैंक, लेकिन पता नहीं केस जमा कराया या नहीं करा, तो इंस्पेक्शन कर लो भाई, डॉक्यूमेंट देख लो उसके, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के बाद री परफॉर्मेंस देख लो कि आप मैनुअली किसी काम को एग्जीक्यूट करके उस कंट्रोल को देख लो, री परफॉर्मेंस करवा लो वापस, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दैट इज कॉल्ड री परफॉर्मेंस टेस्टिंग। हम टेस्टिंग करेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक लेके आओगे, कौन कौन से आप कंट्रोल की सिलेक्शन कंट्रोल ला सकते हो। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद ऑब्जर्वेशन लाएंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद में हम क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद में री परफॉर्मेंस देंगे। तो 4 पॉइंट आपको याद होने जरूरी है। अब आता है क्लासिफाइंग डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कि आपका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कि भाई आपको कह सकते हैं जो मॉनेटरी आइटम्स हो गया या कहीं ना कहीं कमियां हो गई, राइट, कहीं ना कहीं कमियां आ गई, डिफिशियंसी आ गई आपके पास, डिफिशियंसी का मतलब कमियां आ गई, तो आप उसको किस तरीके से क्लासीफाई करोगे, राइट। तो व्हेन ए कंट्रोल इज नीडेड इन ऑर्डर टू मीट द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इज मिसिंग और existing control is not properly designed so that even if control operate as a design the control objective would not be met and the deficiency in design, कि आपने कोई कंट्रोल बना रखा है, वो सही तरीके से चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कोई कमी आ गई, उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया, तो आप बोलोगे सर हमारी कोई डिफिशियंसी थी, राइट। यदि आप सीएमए की तैयारी कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी यदि आपके नंबर नहीं बनते हैं तो इसका मतलब आपकी कोई डिफिशियंसी है, आपने कुछ कमियां हैं, उस कमियों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, उस कमियों को किस तरीके से क्लासीफाई करोगे, ये भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में भी रखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में सर हमने प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल को रखा है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने इंटरनल कंट्रोल को अचीव करने के लिए भी जा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें यदि फॉलो नहीं हो पाती तो आप कहोगे सर हमारा इंटरनल कंट्रोल ही थोड़ा खराब है, हमारी कुछ डिफिशियंसी है, उसको कैसे करोगे, राइट। तो डिफिशियंसी के यहाँ पे जो पीका ओबी है उन्होंने यहाँ पे 3 डिफिशियंसी बताई है, कंट्रोल डिफिशियंसी, सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी और यहाँ पे मेटेरियल वीकनेस। 3 बातें उन्होंने बता रखी है, ठीक है। मेटेरियल, सिग्निफिकेंट और कंट्रोल डिफिशियंसी। मटेरियल हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, और हम कहेंगे सिर्फ हमारा मटेरियल वीकनेस हो गया। सबसे पहला कंट्रोल डिफिशियंसी क्या होता है। कंट्रोल का मतलब कि आप कोई ऐसा काम जिसको कंट्रोल कर सकते हो, आपने क्या किया, आपने बना तो दिया, आपने इंटरनल कंट्रोल अच्छा बना दिया और आप से ऑब्जेक्टिव की तरफ जा भी रहे हो, लेकिन कोई काम, कोई ऑब्जेक्टिव आपका अचीव नहीं हो पाया और उसकी डिफिशियंसी जब पता चली तो आपको पता चला यार ये तो मैं कर सकता था, राइट। जैसे आप कोई मॉक एग्जाम देते हो और मॉक एग्जाम में आपके पास 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 10 क्वेश्चन गलत होने के बाद आप रिव्यू करते हो कि यार मेरे नंबर कम क्यों आए, रिव्यू करते हो तो 10 में से कम 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अपनी गलती का ही रियलाइजेशन हो जाता है कि यार ये तो मेरी गलती से ही हुआ। मतलब आप कंट्रोल
डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये मैं ठीक कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट व्हेन द डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल डज नॉट अलाउ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। जो हम कहेंगे कि हम जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ दिक्कत नहीं आ सकती, और हम यहाँ पे प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सकते हैं मिस स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस के अकॉर्डिंग, कि हम अपने टाइमली बेसिस के अकॉर्डिंग ऐसे जो कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ मिस स्टेटमेंट होते हैं, तो उसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। दैट इज आर कंट्रोल डिफिशियंसी। सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, सिग्निफिकेंट नाम में पता चल रहा है, सिग्निफिकेंट बहुत मोटा, तो कंट्रोल डिफिशियंसी ये वाला, और द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल डिफिशियंसी, एक या तो ये कंट्रोल डिफिशियंसी और इसका कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन जब हमारे पास हो जाता है, दैट इज लेस सर्व देन द मटेरियल वीकनेस बट इंपॉर्टेंट इनफ टू मेरिट अटेंशन बाय दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि सर इससे तो ज़्यादा लेकिन हमारा मटेरियल वीकनेस से कम यदि कोई डेफिशिएंसी होती है, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में हम लेके चलेंगे। इट हैज़ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड बट इट हैज़ नॉट हैड ए मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि सर इसका सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन ये ज़्यादा हम कहेंगे, बट इट हैज़ नॉट हैड ए मटेरियल इम्पैक्ट, की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इसका ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी होती है। हम इसको क्या करेंगे कि सही तरीके से इंपॉर्टेंस में रखेंगे और इसको हम कहेंगे कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और इसको कम करने की सोचेंगे, बट ये सिग्निफिकेंट जरूर है लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। सबसे खराब चीज़ आती है वो है मटेरियल वीकनेस, नाम से पता चल रहा है मटेरियल है और ऊपर से वीकनेस हो रहा है। द डिफिशियंसी or combination of the deficiency in the internal over the financial reporting, such as there are responsible possibility that material misstatement of companies annual या interim financial statement will not be prevented or detected on the timely basis, कि आप क्या कर रहे हो कि ऐसी गलतियां जो आप क्या कर रहे हो, ऐसे मिस स्टेटमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से आप टाइम के ऊपर इसको ना तो प्रिवेंट कर पा रहे हो ना ही डिटेक्ट कर पा रहे हो, तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मटेरियल वीकनेस में आएगा। इफ देर इज one or more material weakness in the company's internal control over the financial reporting management is not permitted to conclude that the company's internal control over the financial reporting effective, कि यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप ये नहीं कह सकता, मैनेजमेंट ये नहीं कहेगा कि हमारा इंटरनल कंट्रोल है वो फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, फिर आप नहीं बोल सकते ये चीज़ें, क्योंकि आपका यहाँ मटेरियल वीकनेस है, आप सही तरीके से ऐसी कोई गलतियाँ हो रही है जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसको टाइमली आप प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहे हो, डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बट मैनेजमेंट फिर ये कंक्लूड नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट अपना एश्योरेंस नहीं दे पाएगा ये कि हमारा जो इंटरनल कंट्रोल है ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो इफेक्टिवली चल रहा है या एफिशिएंटली हम वर्क कर रहे हैं, नो, फिर ये नहीं दे पाएगा। और जब वो अपनी रिपोर्ट देगा, जब वो अपनी रिपोर्टें देगा, जो सेको हम फाइलिंग करेंगे 10 के एनुअल रिपोर्ट होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बातें लिखनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे मटेरियल वीकनेस में काम कर रहे हैं, मटेरियल वीकनेस हो रही है, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहे हैं जिसको हम सही तरीके से प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं या डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यदि प्रीवियसली इश्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसा कुछ हुआ है तो आप अमेंड करो इनको और वापस एक एक्सप्लेनेटरी डिस्क्लोजर दो जिससे कि अपना सेक इसको ऊपर सेटिस्फाई हो जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस पे आती है, हमारी डिफिशियंसी में आएगी। तो कितने टाइप की डिफिशियंसी होगी, फर्स्ट कंट्रोल, सिग्निफिकेंट एंड द मटेरियल वीकनेस, ओके। रिमिडिएटिंग कंट्रोल डिफिशियंसी आइडेंटिफाई इन द टेस्टिंग, कि यदि आपने डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई करा टेस्ट करते टाइम, तो अब आप इसको किस तरीके से ठीक करोगे। रिमिडिएटिंग का मतलब क्या होता है, रेमिडिएटिंग का मतलब होता है उसका ठीक करना, उसे ठीक करना, उसे ठीक करना, कि हम अपने जो टेस्टिंग कर रहे थे उस टेस्टिंग में जो डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई करा उसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होती है कि हम इन डिफिशियंसी को पहले से आइडेंटिफाई करके रखेंगे, सही तरीके से पहले से ही प्रिवेंट और डिटेक्शंस वाले जो सिनारियो हो वो लगा के रखेंगे। तो यहाँ पे हम ठीक करेंगे कि जो डिफिशियंसी होती है उनको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा मटेरियल इम्पैक्ट डाल रही है, और फिर हम उसको रेमिडिएशंस अकॉर्डिंग देयर द सेवरिटी क्लासिफिकेशन, कि हम यहाँ पे उनको इस तरीके से ठीक करेंगे जैसे कि जो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है उसको सबसे पहले देखेंगे और जो कम इम्पैक्ट डाल रहा है उसको थोड़ा बाद में देख लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है उसको सबसे पहले ठीक करना ही जरूरी है ना, तबीयत ज़्यादा खराब है तो जो जिस
जिस चीज़ की तबीयत ज़्यादा खराब है उसी को तो ठीक करवाने जाओगे ना डॉक्टर के पास। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा बॉडी पेन हो रखा है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ओनली फॉर देख रहे हो कि चलो बुखार हो गई, बुखार के ले रहे, सारा बॉडी में कोई दूसरा एक डिजीज है, जैसे कैंसर हो रखा है, तो कैंसर की दवाई टाइम पे लो ना, ये तो बाद में ले सकते हैं अपन। तो हम कहेंगे कि हमारे जो मेन प्रायोरिटी है, जो डिजीज डिफिशियंसी है जिसकी वजह से मटेरियल इम्पैक्ट हो रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते टाइम, तो उसको पहले ठीक करो, ठीक है। एंड मटेरियल वीकनेस शुड हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन इसको तो आप ना हाईलाइट ही कर लो बाय द मटेरियल वीकनेस, तो जब आ गए ना तो इसको सबसे पहले ठीक करो। तो आपको एग्जाम में पूछे कि मटेरियल वीकनेस होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी का होना चाहिए, एंड देन सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, और उसके बाद में कंट्रोल डिफिशियंसी, मतलब उल्टा चल रहा है ये। मतलब अपन ने देखा 3 डिफिशियंसियां हम आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल, सिग्निफिकेंट और वीकनेस। वीकनेस को सबसे पहले रखेंगे, फिर सिग्निफिकेंट को, फिर कंट्रोल को। जब हम इसको ठीक करने उतरेंगे तो सबसे पहले हम मेटेरियल वीकनेस को ठीक करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट को ठीक करेंगे, और फिर कंट्रोल डिफिशियंसी को ठीक करेंगे। कंट्रोल डिफिशियंसी शुड बी रेमिडिएटेड इफ द बेनिफिट रेमिडिएटिंग द जज द ग्रेटर देन रिस्क एंड द कॉस्ट इज। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, जब अपन ने देखा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने में जो कॉस्ट लगती है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने में जो कॉस्ट लगती है, और उसको ठीक करने में हमें $50 लग रहे हैं या $50 लग रही है, बट उससे हमें बेनिफिट सिर्फ $20 का ही होगा, तो आप बोलोगे चलो ठीक है यार, पहाड़ में जाए, हमें तो ठीक नहीं करवानी इसको, क्योंकि ठीक कराने के $50 लग रहे हैं और इससे बेनिफिट 20 का ही होगा। तो ऐसी ऐसी जब डिफिशियंसी होती है उसको हम कंट्रोल डिफिशियंसी में डाल सकते हैं, कि यदि आपको लगे कि इसका बेनिफिट अपना जो कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसको ठीक करो, यदि उसका बेनिफिट कॉस्ट से कम है तो मत ठीक करो। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आप $50 लगा रहे हो और $20 का बेनिफिट हो रहा है, तो आप $30 एक्स्ट्रा लगा रहे हो ना, फिर आपको बेनिफिट कहाँ होगा। तो ऐसी डेफिशिएंसी जब ऐसी होती है तो आप उस तरीके से उसको प्रायोरिटाइज करोगे। हाउएवर एनी कंट्रोल डेफिशिएंसी दैट आर नॉट रेमिडिएटेड शुड बी रिवैल्यूएटेड आफ्टर द रीजनेबल पीरियड टू डिटरमाइन वेदर दे मे बी इंडिकेट मटेरियल वीकनेस। कि आपको लगता है कि रीजनेबल पीरियड के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मटेरियल वीकनेस है या नहीं, राइट। इनके कुछ यहाँ पे आ रखे हैं कि आप जो रेमिडिएशन और मटेरियल वीकनेस, सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोल डिफिशिएंसी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। किस तरीके से ठीक कर पाओगे कि हम रोड कोज को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा जड़ का कारण है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मटेरियल वीकनेस और डिफिशिएंसी क्यों हो रही है। मेंबर ऑफ मैनेजमेंट शुड बी एग्री ऑन द व्हाट द रोड कुछ, कि हमारे मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो एग्री होने चाहिए कि हाँ ये गलती इसकी वजह से हुई है। रोड कुछ का मतलब क्या होता है कि हमें पता चलना चाहिए कि जड़ कहाँ से, ये कहाँ से गलती उठ रही है, ये डिफिशियंसी कहाँ से आई है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कहते हैं ना जड़ से जान लो भाई क्या गलती हो रही है, कहाँ से हो रही है, किसने करी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि क्या क्या हम यहाँ पर रेमिडिएशंस लगा सकते हैं जिसको हम ठीक करने के लिए जा रहे हैं, कि हमारी जो डेफिशिएंसी है उसको हम ठीक करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। क्रिएट ए रेमिडिएशंस प्लान, आप कुछ प्लान करोगे कि हम इस तरीके से इसको ठीक करने जा रहे हैं। डिटरमाइन व्हाट विल बी नीडेड टू करेक्ट द रूट कॉज एंड आइडेंटिफाई मटेरियल वीकनेस और डिफिशियंसी, कि आप डिटरमाइन करोगे कि हमें इसको ठीक करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, और मटेरियल वीकनेस और डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई करोगे कि क्या हो रहा है। इसलिए आप क्या करोगे, टास्क को आइडेंटिफाई करोगे, रेस्पॉन्सिबल पर्सन को रखोगे और डेडलाइन भी दोगे। आपने टास्क रखा कि इस तरीके से काम करना है, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन उठाया कि भाई तू ध्यान देगा, और एक डेडलाइन रखोगे भाई 5 दिन 10 दिन 15 दिन में ये ठीक करके देना है मुझे, ठीक है। इफ डिफिशियंसी वेर एग्रीगेटेड मेक श्योर द रेमिडिएशंस प्लान्स इंक्लूड ऑल द आइडेंटिफाइड डिफिशियंसी। यदि मान लो कि आपका पहले से रेमिडिएशंस होता है वो एग्रीगेटेड है, पहले से मतलब सब कुछ साथ में आ रखा है, तो आप उस तरीके से प्लान बनाओगे कि सारी डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हो, ठीक करो। ओके, IT पर्सन्स वगैरह उनको देखोगे, सही तरीके के रिसोर्सेज यूज करोगे, मॉनिटर करोगे जो आपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करा है उसको देखोगे, ऑडिट कमेटी को टाइम टू टाइम आप रिपोर्ट करोगे, और एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करोगे कि हम इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे जो गोल है वो उस तरीके से अचीव करने वाले हैं। आप यहाँ पे एज्यूमिंग करोगे कि मटेरियल वीकनेस वॉज डिस्क्लोज सेक फाइलिंग व्हेन आइडेंटिफाई, कि हमने जो मटेरियल वीकनेस है, क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटाइज किसकी होती है, वीकनेस, जो मटेरियल वीकनेस होती है उसकी। तो आप जब सेक फाइलिंग करोगे,
जब सेक फाइलिंग करोगे, जैसे 10Q हो गया, 10K हो गया, जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें आप ये सेक को भी इन्फॉर्म करोगे कि हमने मेटेरियल वीकनेस आइडेंटिफाई करी है और इसका हमने डिस्क्लोज कर दिया है, ये भी आप बताते रहोगे। जो भी प्रोसेस है उसको टाइम टू टाइम रिवोल्यूट करोगे, क्वार्टरली हो चाहे मंथली हो, किस तरीके से, और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं वो भी आप डिस्क्लोज करोगे। आफ्टर द रेमिडिएशन इज कंप्लीट, जब आपका मतलब काम ठीक पूरा हो जाता है, उसको ठीक कर देते हो, तो मॉनिटर करोगे वापस पूरे कंट्रोल को, और एक उसको लंबे टाइम तक चलाने का सोचोगे कि अब हम ये जो भी काम हो रहा है इसको सपोर्ट करेंगे, इसका कंक्लूजन लेके आएंगे, और आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट ना हो, कोई भी डेफिशिएंसी ना रहे, उसके बारे में भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ़ नेसेसरी मेक ए फर्दर चेंजेस, यदि आपको लगता है इसके अलावा भी कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये होता है हमारे डेफिशिएंसी के ऊपर हम जो उपचार कर रहे हैं। रेमेडिएशन का मतलब सही तरीके से क्या होता है, उपचार करना, उसको ठीक ठाक करना। तो ठीक ठाक इस तरीके से आप करोगे। ये इतने चेंजेस थे बस, सारे सारे सेक्शन ए से लेके सेक्शन एफ तक सारे के सारे कवर हो गए। ठीक है, तो सारे के सारे कवर हो गए। अब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। जितने चेंजेस हुए थे 2024 में वो सारे हमने वन बाय वन कंप्लीट कर लिए। तो मेक श्योर आप अब बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रिविजन करोगे। मेक श्योर सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस दोगे, और जो आप जिस विंडो में अपियर हो रहे हो उस विंडो में आप अच्छे से मार्क्स लेके आओ। राइट, तो दिस इज फ्रॉम आर एंड। ये आज हो गया, सारी अमेंडमेंट क्लासेस कंप्लीट हुई, और अब बस आपको स्टडी करनी है, और स्टडी इस तरीके से करनी है कि बस मतलब ये दिन आपको हमेशा याद रहे। अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो लाइफ में ना एक ही मौका मिलता है किसी काम को करने के लिए। यदि आपको रिपीटिंग मिल रहा है ना, तो सिर्फ आप ये कह सकते हो कि बस चांस दे रहे हो फालतू का। यदि जिस काम को टाइम पे नहीं कराना, फिर मज़ा नहीं है उस काम को करने में। तो यदि आपको वापस कोई लगता है कि नहीं मुझे वापस रिवीजन करना है, वापस एक बार स्टडी करनी है, दिस इज़ द माई लास्ट चांस, माई फर्स्ट चांस और लास्ट चांस यही है। मुझे इसी में अपियर होना है, इसी में क्रैक करके निकलना। किसी का ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इनरोल कराते हैं सीए में, बट और उनमें एक कह सकते हैं कि हंग्रीनेस पे होती है कि आई वांट टू डू सीए में विद इन 6 मंथ 12 मंथ्स, एंड जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती है वो थोड़े दिन में छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उनका फिर एम चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि आई कान डू दैट, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। बट ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। यदि आपने जिस काम पे लगे हो तो उसको कंप्लीट करो, और वन शॉट में कंप्लीट करो, और अच्छे तरीके से मेहनत करो। मेक श्योर 100% आपका होगा। 100% कोई भी नहीं ले सकता आपका, यदि आपने ढंग से मेहनत करी है। एवरी टाइम हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो CMA पार्ट 1 में 105 टॉपिक है, 105 टॉपिक में एक भी टॉपिक आपको लगता है कि ये मेरा थोड़ा सा वीकनेस है, तो 99% जो दूसरा है 104 टॉपिक है, उनको इतना बढ़िया करके जाओ, इतना बढ़िया करके जाओ कि एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 100 में से 100 एवरीबडी, जैसे अपने देखा कि इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट गिव द 100% गारंटी कि हम ठीक कर रहे हैं, हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि 100 में से 100 सारे करेक्ट होना एक मतलब कह सकते हैं कि सर एक दूसरी लेवल की बात है हमारे। हम कहेंगे कि सर 100 में से 100 नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि 100 में से 99 भी नहीं कर सकते। 100 में से 100 भी कर सकते हैं, बट 99, 98, 97 तो कर सकते हैं ना। दो चार टॉपिक ऐसे होते हैं जो सबके वीक, कुछ न किसी के वीक होते ही है। कोई ज़्यादा प्रैक्टिकली बेस्ड ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड इंटेलिजेंट होता है। तो डिपेंड करता है किसी के कि भाई ये टॉपिक मुझे कम समझ में आ रहा है और ये टॉपिक उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यदि आपकी कोई वीकनेस है, एक दो टॉपिक की वीकनेस है, क्योंकि देखो आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है और लिटरली यू डिड वेरी फैबुलस वर्क। अब आपको लगता है कि एक या दो टॉपिक जो मेरे हैवी है, तो उनको एक बार छोड़ो, और एग्जाम के टाइम एक दो दिन पहले देख लो, छोटा ओवरव्यू कर लो, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन भी आ गया तो छूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैंने बहुत अच्छे से करा है, 100% करा है। एक भी क्वेश्चन आ गया उसमें से तो मैं 100% उसको राइट करके आऊँगा। इतना लेवल का कॉन्फिडेंस जब आपके पास होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट को पॉजिटिव करने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मेहनत करो एवरी टाइम। जो स्टडी बना रखी है कि एवरीडे का किस तरीके से सेक्शन ए को रखना है, बी को रखना है, सी को रखना है, डी को रखना है, ई को रखना है, एफ को रखना है, मॉक दे रहे हो
मॉक दो, हॉक के जो मॉक है हॉक के मॉक दो, और बस यही प्रेयर करो कि इस बार 400 पार। ओके, सो सी यू ऑन एवरी डे, है ना, और एवरी डे लाइव। बट ब्लेसिंग हमारी साथ में, पेरेंट्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ में, कोई नहीं रोक पाएगा और आप कर लोगे। ओके।